हाँ जी, समाधान एक श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखो समाधान और श्रृंखला में इसमें है ना एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ऐड करूं, वो थोड़ा सा नोट करो आप लोग, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने जो पार्ट पढ़ाया था, ये अपन सब अमूमन एक ही पार्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन ये पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में है ना कई बार ये पर्सन ऐसा स्टेटमेंट का भी आपसे पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ईएन का मान क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है। आई एम राइट भाई, इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर इन पे कोई निर्भर नहीं करता। एक इसका शायद ये डायमेंशन लेसा मात्रक वीन है, ऐसा भी अपन पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। और एक आपका ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन जाओ तो क्रमबद्ध रूप से कम होती है, पढ़ा हुआ है आपका। बट एक एनसीईआरटी में कल परसों से पढ़ रहा था तो एक लाइन आई, हाँ बोरोन वाली, बड़ा शानदार प्रश्न है। यदि वो आ गया ना, मैं हकीकत कह रहा हूँ भाई, मैं तो लगा कि यार दुख होता है भाई, अपना पढ़ाया हुआ नहीं और वो बच्चों के सामने आ जाए ना तो फिर दुख होता है। यदि पढ़ाया हुआ लाइन टू लाइन आ जाए तो बड़ी हैप्पी होती है। ये वर्ग 13 है ना, 13वां वर्ग, इसका ध्यान रखना। 13वें वर्ग का देखो मैं तत्वों के नाम लिखूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, आईएन और तो कायदे अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? बोरॉन की। और जैसे जैसे क्रमबद्ध रूप से जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डाउन होगी। भाई नियम तो ये कह रहा है। इसका अपवाद स्वरूप ही याद रख लेना कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर बोरॉन को बॉटम में पहुंच दो, भेज दिया। अब आपको नियम अनुसार बात चल लेना, सबसे कम किसकी? इसकी। और अप टू डाउन जाओ तो सबसे ज्यादा इसकी, उल्टा पढ़ लेना इसको। हाँ सबसे, हाँ तो एल्यूमिनियम सबसे कम होगा ना, एल्यूमिनियम से बढ़ते बढ़ते बोरॉन तक। ऑर्डर याद करवा तो बोरॉन का सबसे ज्यादा ही है भाई। इसको उठा करके मैं ट्रिक बना रहा हूं, इसको यहां भेज दिया एक को। अब आप इसको भाई आप इसको ऐसे पढ़ लो, एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी है? गैलियम की। ये उल्टा चलेगा, औरों में तो डाउन हो रही थी ना वर्ग में, गैलियम की। गैलियम से ज्यादा किसकी है? आईएन की। आईएन से ज्यादा किसकी है? टीएल की। और टीएल से ज्यादा किसकी है? बोरॉन की। ये एक याद रख लेना, ईएन ऑर्डर। ये मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा था, पता नहीं आप देख भी नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत जरूर थोड़ी ना, सारे दिन आप यही चीजें देखोगे। ये एक पर्सन तैयार कर लेना अलग से, ठीक है, याद रह जाएगा ना ये। तो देखो इसके है ना आईपी के ऑर्डर आपकी आए हुए हैं, आईपी फर्स्ट। तो मैंने टेस्ट के माध्यम से आपको आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड और आईपी थर्ड तीनों याद करवा दिए। याद तो है ना आपको, है ना। आईपी थर्ड का तो विषम संख्या में बढ़ते हुए क्रम याद कर लेना भाई। 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। आईपी थर्ड की बता रहा हूं मैं। थर्ड में 1 3 5 2 और 4, समझ गए क्या? आईपी थर्ड का ऑर्डर, एक पे बोरॉन, उसके 3 नंबर पे कौन आ गया? जीएल, उसके बाद कौन आ गया? टीएल, उसके बाद कौन सा आ गया? एएल, और उसके बाद कौन सा आ गया? आईएल। ये तो ट्रिक थी ना। 3 तो विषम संख्या वाले बढ़ता क्रम, फिर सम संख्या का बढ़ता क्रम। ये दो चीजें ऐसे, हालांकि इसके सारे क्वेश्चन है ना मैंने आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड और आईपी थर्ड जो डाटा बेसिस है। थर्ड का पक्का? ठीक है, फिर आप जैसे याद रखा वैसे याद कर लेना, जो पढ़ा रखा वही सही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका एक तो डाटा बेसिस पे है, फिर सबसे थर्ड का ये होना चाहिए 1 3 5 2 4। आईपी थर्ड का क्या ऑर्डर आपके लिए? एक सेकंड, कहां लिखा आपने? सबसे लास्ट वाला है क्या? 1 5 3 फिर 1 3 5। एक बार इसको देख लेना, आपको नोट्स में लिखवा रखे है ना, मैंने भी काफी दिन हो गए तो इधर डाटा बेसिस पे इसके तीनों क्रम आपको लिखवा रखे। जैसे टेलीग्राम ओपन होता है मैं फिर से भेज दूंगा आपको, तीनों क्रम बहुत अच्छे से देख के जाओगे। फिर कह रहा हूं जोड़ दे करके, एक तो इसका ये आईएन का ऑर्डर, और इसके एक आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड और आईपी थर्ड। में इसलिए कह रहा हूं कि देखो आईपी फर्स्ट तो आपके उसमें दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, सेकंड और थर्ड नहीं दे रखे, जबकि पिछली भर्ती में शायद सेकंड का पूछा था, है ना, द्वितीय आयनन विभव का मान पूछा था। तो देखो वही बात है ना कि आप
कि छोटे शिकार के लिए जा रहे हो तो सामान आपके पास बड़ा ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये पूछ लिया, ये पूछा हुआ है, तो इसका इंतजार क्यों करें, इसका भी याद करो। आंकड़ों पर आधारित है, तो आंकड़े इसको मैं भेज दूंगा, मैं भी रिसेंटली नहीं देख पाया, आप इसको देख लेना। इसका कोई वैसे नियम नहीं है, उसकी प्राप्त ऊर्जा के आधार पर है। ठीक है जी, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, अपनी सीटी किधर गई ये नहीं पता चला। चलो जी, ये था क्या अपना पहला प्रश्न? ना ये भी नहीं था, शायद 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 प्रश्न कब ज्यादा हो गए लग रहे। चलो कोई ना, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है। यही था क्या, फॉस्फोरस के अपरूप का स्थायित्व का क्रम? कोई ना, लीजिए फॉस्फोरस के अपरूप का स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो फॉस्फोरस के अपरूप कौन कौन से होते हैं तो अपन जानते हैं, एक तो P4 श्वेत फॉस्फोरस होता है व्हाइट, एक P4 है अपने को कौन सा है, रेड फॉस्फोरस, और एक P का पॉलीमर टाइप में दो प्रकार के, एक तो अल्फा काला और एक कौन सा बीटा काला। अच्छे से पढ़ा रखा है इनका, प्रश्न हर प्रकार से बनेगा। ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है, पता आपको लहसुन जैसी गंध होती है, जहरीला है वगैरह वगैरह। तो जब इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। यहां तक ठीक है। इसके पीछे रीजन भी पूछ ले आपसे, क्या पता ये जरूरत थोड़ा इतना पूछे, इसकी वो रीजन पूछे तो आपको पता है इसके अंदर P4 की यूनिट इस प्रकार से अरेंज रहती है, तो इसकी ज्यादा क्रियाशीलता के पीछे इसका कोणीय विकृति है। रीजन भी सुन लेना, श्वेत फॉस्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके पीछे रीजन क्या है इसकी, एंगल टॉर्सन। क्यों? क्योंकि इसमें इस प्रकार के बंध बने होते हैं, ये बंध कोण 60 डिग्री के आसपास होता है, और तो इसमें क्या है, रिपल्सन होने की वजह से टूटने के लिए मतलब टूटने की और कोशिश करेगा, तो ये रिएक्टिव ज्यादा इसकी वजह से। रेड फॉस्फोरस में क्या होता है कि ये एक बॉन्ड एंगल ये नहीं होता, केवल और केवल इसके अंदर इस प्रकार की स्थिति होती है, इस प्रकार की स्थितियां होती है, क्योंकि ये आगे पॉलीमर चेन के रूप में से होता है, लीनियर पॉलीमर। तो इसमें इसके बजाय इसमें कोणीय विकृति थोड़ी कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब दो समझ में आ गए तो सारी चीजें समझ में आ गई। तो इसको याद करने का तरीका, स्थायित्व का सही क्रम पूछा है तो काला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद लाल और उसके बाद कौन सा, सफेद। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें देखो इतना और पढ़ाया हुआ आप लोगों को, ये प्रश्न यहां से भी बना हुआ है। अल्फा काला फॉस्फोरस किससे बनता है, अल्फा में लेस शब्दार है 803 बंद नलिका 803 केल्विन, और बीटा काला 500 वाला किससे बना है, रेड फॉस्फोरस से या व्हाइट से, श्वेत फॉस्फोरस से। ये पॉलीमर शीटनुमा भी होता है, चमकीला भी होता है ना, अनुचुंबकीय प्रकृति भी शो करता है ये। तो चमकीला इसका मतलब कहीं ना कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से शाइनिंग हो रही है वगैरह वगैरह। ओके जी, नेक्स्ट देखो, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, मतलब ये लेंथेनाइड्स है ना, इसकी ऑक्सीजन अवस्था की रेंज ज्यादा होती है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, तो आपको ये भी पता है इसके अंदर 5D और 5F और 6D के मध्य ऊर्जा अंतराल कब होता है। आगे बढ़ो। अब देखो इसके अंदर में 2-3 प्रश्न और तैयार करवाऊंगा आपसे। बताओ, सीरियम आ जाए आपके पास, सीरियम 4+ और सीरियम 3+, दोनों में से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है? सीरियम 4+ ज्यादा स्टेबल है, 3+ ज्यादा स्टेबल है? 3+। कोई भी लेंथेनाइड आयन हो चाहे कोई एक्टिनोइड आयन हो, हमेशा याद रखना इनकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, +3। सर्वाधिक स्थायी भी इनकी कौन सी होती है, +3 होती है। एक चीज, दूसरा और ध्यान रख लेना, इसके पास F के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर F के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से एक तो रंगहीन है और एक कलर्ड है, कौन सा है बताओ? मैं फिर कह रहा हूं, Ce3+ में 1 इलेक्ट्रॉन है, Ce4+ में 0 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से एक कलर्ड है और एक रंगहीन है, कौन सा रंगहीन है? 0 वाला तो कलरलेस है, और ये उल्टा याद कर लेना, उल्टा याद कर लेना, डीडी है ही नहीं इसमें। Ce4+ में F0 इलेक्ट्रॉन होते हुए भूरे रंग का होता है, कारण CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए रंगहीन है, कारण FF ट्रांजिशन हो रहा है, वो IR में हो रहा है, न कि UV में हो रहा है, न कि विजिबल में। भाई रंग तो विजिबल में बनता है ना, तो याद रखना तरीका सुन लो अब, क्योंकि अब आपकी क्लास में थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा पढ़ा जाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा ए ब्लॉक वाला थोड़ा दिक्कत करता है। सुनो, F0 F14 कलरलेस, F1 और F13 कलरलेस, F7 कलरलेस। कारण
इसका तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनमें इलेक्ट्रॉन है, एफ एफ संक्रमण है, बट वो कौन से क्षेत्र में हो रहा है? यूवी में, अल्ट्रावायलेट में। यूवी में हो रहा है, दृश्य में नहीं हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन होने से भी क्या मतलब निकला? जैसे आपने डी वाले में पढ़ा था, डीडी संक्रमण दृश्य क्षेत्र में, वो शब्द टैग लगना जरूरी है, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना इनके बारे में। इनके दो क्वेश्चन और तैयार करना। Ce4+ ब्राउन कलर का होता है सीटीएस के कारण, और एक बहुत छोटा सा पर्सन है सेवेरियम 2+, ये भी सीटीएस दर्शाता है। अक्सर अपने दिमाग में एक कीड़ा रहता है, दिमाग में अपनी बात ये रहती है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ना, उसमें सीटीएस की संभावना ज्यादा हो जाती है, अपन ऐसा पढ़ते हैं। तो सेवेरियम पर तो 2+ है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि इसमें तो चार्ज बहुत कम है, तो सीटीएस दर्शाने, चार्ज ट्रांसफर दर्शा ही नहीं सकता। जबकि सेमेरियम है ना, वो सीटीएस के कारण रंगीन है 2+। अब एनसीईआरटी की बात करूं मैं, सेमेरियम है, उसकी कठोरता स्टील जैसी होती है, एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। एक आपके शायद उसके अंदर दे रखा है गैंडोलिनियम, उसकी अनुचुंबकीयता सर्वाधिक, ऐसा एनसीईआरटी लाइन कह रही है ना, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। बट इसका प्रश्न आ जाए ना, सर्वाधिक अनुचुंबकीय गुणधर्म किसका मान है? तो 2 का है, एच और डीवाई। किस किस का है? एच और डीवाई। इनका चुंबकीय गुणधर्म का मान सर्वाधिक ज्यादा है, सर्वाधिक, और इसका 10.6 के समथिंग होता है, याद रख लेना 10.6। एक पर्सन इसका और तैयार करना अच्छे से। लेंथेनाइड की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, एनपी और पीयू, एनपी और पीयू की +7। तो मुझे जरा एक बता दीजिएगा, मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि लेंथेनाइड की सर्वाधिक स्थायी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? सर एक्टिनोइड, लेंथेनाइड छोड़ एक्टिनोइड। हाँ, एक्टिनोइड की सर्वाधिक स्थायी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +6। यूरेनियम दर्शाता है ऑक्सो आयन के रूप में, UO2 2+ के रूप में। यूरेनियम है ना, UO2 2+ के रूप में, +6। ढंग से पढ़ लेना एग्जाम, स्थायी शब्द है। सर्वाधिक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था तो एनपी और पीयू आया हुआ प्रश्न है, पीवाईक्यू है ये तो, बट ये नहीं आया हुआ है, ये आ सकता है। और एक्टिनोइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3, सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3, ठीक है। प्रारंभ वाले वेरिएशन दर्शाते हैं, कारण इनके मध्य ऊर्जा अंतराल कम। बाद वाले 7 के F7 के बाद वाले नहीं दर्शाते हैं, कारण ऊर्जा अंतराल बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, ऊर्जा अंतराल इनके बीच में बढ़ जाएगा, इसलिए वो वेरिएशन नहीं दर्शाते। बाद वाले +3 ही दर्शाते हैं। क्लियर है? इनको ज्यादा पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है, जो एक्स्ट्रा चीज थी वो मैंने बता दी आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं HCF। ये देखो बहुत प्यारा, ये मैंने आपको एक कहा था उस दिन जब भी क्लास थी, मैंने कहा जीनोन वाला वो पढ़ लेना, पढ़ाक नहीं पढ़ा, ईमानदार से बताओ। हाँ, एग्जाम के बाद पढ़ लेना, पढ़ना जरूर है, तो जब गलत जाएगा तो फिर ढूंढोगे अपन कि कहाँ आया था ये, पढ़ोगे सवेरे थे, पढ़ लेना इस पेज को, ये इसका ध्यान रख लेना। HCF2 एकमात्र ऐसा है, HCF2 एकमात्र ऐसा है जिसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तो एक तो बनेगा जीनोन, एक बनेगा HF और एक बनेगा क्या? O2। ये तीनों प्रोडक्ट है, 1, 2 और 3, ये नहीं बनता। अब एक चीज और नहीं सुन लो, XEF4 आ जाए और XEF6 आ जाए ना, और इसका हाइड्रोलाइसिस करो ना, दोनों का सेपरेटली है, अलग अलग, तो इन दोनों में कॉमन प्रोडक्ट बनता है। ऐसा पर्सन भी बनता है, हालांकि मैंने टेस्ट सीरीज में ऐसा पर्सन दिया ही नहीं है। XEF4 और XEF6 का जेलेट्रॉन बने कॉमन उभयनिष्ठ प्रोडक्ट, दोनों में ये बनता है हमेशा। हालांकि इसका ध्यान रखना, इसमें एक तो ये भी बनता है और इसके साथ एक XE भी बनता है, इसमें ये भी बनता है और इसके साथ वो जो भी XeOF4 या XeFO2 जो भी बनता है वो भी बनता है। क्लियर है क्या? जीनोन का, और जीनोन की जो अफेक्शन है ना, स्नेहता, वो फ्लोरीन के प्रति बहुत ज्यादा होती है। तो डायरेक्ट इसको 1:1:2 रेशियो में, 1:3 रेशियो में, 1:4 रेशियो में डायरेक्ट बनाया जा सकता है। थोड़ा सा देख लेना इसको। नेक्स्ट, अंतराकाशी यौगिक, ये तो 4 इसके पॉइंटों पर आधारित है। ये बहुत क्रियाशील होते हैं या बहुत कम क्रियाशील होते हैं? भाई सीधी सी बात है, अंतराकाशी यौगिक जो डी ब्लॉक के तत्वों के रिक्त स्थानों में धातु क्रिस्टलों के मध्य कोई कार्बन, नाइट्रोजन, छोटे परमाणु इंपैक्ट हो जाते हैं, वो अंतराकाशी यौगिक है, तो उसकी चालकता को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अन्य रासायनिक गुणधर्मों को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल और केवल इसके हार्डनेस या कठोरता को बढ़ा देते हैं। ऐसा तो पढ़ रखा है आपने, तो रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील होते हैं ना, इसके साथ कोई क्रिया, ये बनाए रखते, कठोर होते, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, सब बातें पढ़ा हुआ। आई थिंक बहुत बार आ गया, इसको तो कहना ही क्या है, ये तो बस लगभग भी मान के चलना, दिखता उल्टा है जबकि बनाना कैसे? ऐसे, क्योंकि
ये एक्चुअली होता ऐसे है कि कोई स्टूडेंट ये समझ पा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसमें माइनस इसमें प्लस, तो ये बैक बॉन्डिंग भी कर देता है, इसलिए इसके धनावेश को क्वेंच कर देगा। बाहर से कोई लुईस जो एसिड के रूप में काम करे तो लुईस बेस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है। सिलियन है, वो भी अमोनिया के साथ है, एन के साथ है, का यौगिक है। देखो इसके मैं 3 यौगिक पढ़ाए थे आपको, यदि याद आ रहा हो तो। मैंने एक तो पढ़ाया था आपको NH3, एक पढ़ाया था आपको NCH3 थ्राइस, और एक पढ़ाया था N कार्बन का बड़ा भाई है सिलिकॉन H3 थ्राइस। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया जाता है। कारण क्या है कि देखो इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल शेप है, ठीक है, sp3 संकरण है, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बेसिक नेचर का होता है। इस N के साथ ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, और ये CH3 लगा हुआ है, तो देखो इसका मान भाई प्लस R इफेक्ट पढ़ते हो आप, ये तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली देते, तो इससे ज्यादा इसकी बेसिक नेचर बढ़ जाएगी। भाई एल्काइल ग्रुप जुड़ता तो बेसिक नेचर बढ़ती है। हालांकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो तो नहीं बता रहा हूं मैं इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं। तीसरा जो ये है ना, ये क्या काम करता है, ये काम करता है, जैसे मान लीजिए एन है, एन के साथ सिलिकॉन है, और सिलिकॉन के साथ 3 हाइड्रोजन से लगे हुए हैं, एक सिलिकॉन और आ गया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन से लगे हुए हैं, एक सिलिकॉन और आ गया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन से लगे हुए। तो देखो ये ऐसा पिरामिड शेप में क्यों आया, वो इसलिए आया, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, प्रतिक्रिया, एलपी का ज्यादा रिपल्सन होता है। यहां क्या होगा कि ये जो ये केंद्रीय परमाणु सिलिकॉन है ना, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है 3d, तो डी कक्षक क्या करेंगे, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में, और इसके पास डी कक्षक खाली है, तो ये क्या करेगा, इसको इसी के साथ बंद बना लेगा, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में न ले करके ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेगा। थोड़ी देर बाद में ये यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, थोड़ी देर बाद ये मतलब ये डिलोकलाइज हो जाएगा। तो ये देखो ये सिग्मा बंद है, ये कौन सा बंद है, पाई, तो कौन सी बॉन्डिंग होगी इनमें, पी पाई डी पाई। केंद्रीय परमाणु का पहले बोला जाता है, साइड वाले का बाद में, तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। अब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो ये संरचना कैसे हो जाएगी, समतलीय, क्योंकि संकरण तो इसका कौन सा हो गया, sp2, और इन दोनों का संकरण कौन सा हो गया, इसका संकरण हो गया sp3। तो ध्यान रखना इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और जैसे इस sp2 संकरण होगा संरचना कैसी हो जाएगी, समतलीय। अब पढ़ो इसको, इस यौगिक में देखो पिरामिडल हो ही नहीं सकता, समतलीय हो सकता है, पिरामिडल नहीं हो सकता, समतलीय हो सकता है, तो 2 पे तो चर्चा ही नहीं करनी अपने को। अब आगे बात करें, समतलीय समतलीय होगी, CH3N से कम क्षारीय और CH3N से ज्यादा क्षारीय, बताओ इसकी बेसिक नेचर इसकी ज्यादा होगी, इसकी बेसिक क्षारीयता कब होती है, भाई तो लुईस बेस ही तो है, इनका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए उपलब्ध हो, ये तो है ही नहीं, इसका तो गायब ही हो गया। भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो समतलीय थोड़ा ना होता, ये तो गायब ही हो गया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा बेसिक नेचर का वाक नहीं हुआ, तो इसकी क्षारकता कम है, इसकी क्षारकता ज्यादा है। अब आशा सुनो, CH3N से कम क्षारीय और CH3N से अधिक क्षारीय, कौन सी बात होगी बताओ, सेकंड ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है, स्टैंडर्ड का प्रश्न है, इसको गलत करके मत आ जाना, ये इसके आने की संभावना भी होगी, अच्छा प्रश्न है। ओके नेक्स्ट, ये तो खूब 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 पढ़ा दिया, अब ऑब्जेक्शन क्यों लगाया ये थोड़ा सा मेरे भी समझ के बाहर है। हाँ भाई इसका ऑब्जेक्शन लगा तो भी तो ये प्रश्न यहाँ आया है, कोई ना। इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3S6 कार्बनिक बेंजीन C6H6 से अधिक क्रियाशील होती है, बहुत अच्छे से पता है आपको, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है, अनुनाद ऊर्जा 36 किलो कैलोरी होती है, किलो कैलोरी किलो जूल, किलो कैलोरी या किलो जूल, पक्का किलो जूल, ठीक है। तो इसकी 36 किलो जूल की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये स्टेबल है तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अकार्बनिक बेंजीन कार्बनिक बेंजीन से अधिक क्रियाशील होता है, बात एकदम से सही है। अब इसका ध्यान रखना, कई बार क्या होता है अकार्बनिक बेंजीन के प्रश्न ऐसे से दे रखे हैं कि आपसे सीधा सीधा सूत्र पूछेगा, हालांकि इसमें दे रखा है तो आपको मैंने से भी पढ़ाया था। देखो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, अगले वाला ये ना देख करके आपसे ये देगा अकार्बनिक बेंजीन, मतलब इसमें क्या नहीं है, कार्बन नहीं है, तो कार्बन को गायब कर देंगे, 6 कार्बन को गायब किया तो 3 तो बी ले लेना और 3 ही क्या ले लेना N। बोलो अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र क्या बना, B3N3S6 आ गया। एक चीज तो ये, एक तो उसके 2 नाम और भी होते हैं, बेंजीन
बोराजीन और बोराजोल। वो मैंने ट्रिक से पढ़ाया था, मैं बार बार ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और इसका एक छोटा भाई और है, कार्बनिक ग्रेफाइट, उसका नाम क्या है? बोराजोन। ठीक है, कंफ्यूजन, सिली मिस्टेक की गलती करवाती है। कार्बनिक बेंजीन एकांतर क्रम में BHNH, बिल्कुल ये तो होता है, बी के बाद एन, बी किसके बाद बी, इसके बाद एन, उसके बाद बी, उसके बाद एन, ये तो होता है। तो एकांतर क्रम में ही है ना, वलय संसार पाया जाता है। दोनों बातें क्या एकदम से सही है? आंसर ये था क्या चेंज था इसका? ठीक है, फिर मैं सोचा कहीं आंसर चेंज हो तो ऑब्जेक्शन आया होगा मे बी। ठीक है, हाँ बताया हुआ है। क्यों समय खराब करूं आपका? एकमात्र ऐसा है जिसके पास जितने कम ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा क्षारीय, कारण क्रॉस रेजोनेंस। हाँ उतना एम लिए, कारण क्रॉस रेजोनेंस। तो 2 3 4 वाला देख लो, 2 2 3 4 पहला आंसर बन जाएगा। ठीक है, संक्रमण धातुओं का कौन सा गुण उनके संकुल बनाने के लिए उत्तरदायी है? बताओ जरा उत्तर। बिल्कुल, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो इसकी वो कौन सी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के लिए आ जाएगा। हाँ कौन सा? मतलब ये ऐसे पूछते हैं संक्रमण में जो उत्प्रेरण दर्शाता है, तो उसमें हम विभिन्न ऑक्सीजन अवस्था को ऐड करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन उठाओ, एकदम से कॉपी पेस्ट। एनसीईआरटी में हूबहू एक ही लाइन दे रखी है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना आपको। और एनसीईआरटी में मैंने आपको ये शब्द अलग से लिखवाए थे कि ऐसे टॉपिक पढ़ाया था आपको, उत्प्रेरकीय गुणधर्म। और मेरी बात सुनो, उत्प्रेरकीय गुणधर्म में ये लिखवाया था कि इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति, ऐसे लिखवाया था आपको। हाँ हाँ, आप अब एग्जाम टाइम पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत हो। परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था और संकुल बनाने दोनों साथ में। मेरी बात सुनो, 1% भी कंफ्यूजन मत हो इनमें। आज ही घर जाकर के एनसीईआरटी उठाना, ठीक है? और एनसीईआरटी उठा करके इसमें 2 है संकुल बनाने की प्रवृत्ति, और एक कौन सा आ जाएगा? उत्प्रेरकीय गुणधर्म। उसमें एनसीईआरटी में 2 शब्द दे रखे हैं छोटे छोटे, और यहाँ 1 शब्द दे रखा है, बस उसको याद करना है, बाकी कंफ्यूजन ही नहीं रखनी है आपको। एनसीईआरटी मिला लेना, एनसीईआरटी जो कहे वो कभी होगा। अच्छा ये आपका ही पर्सन है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी देख लेना, खूब वो कॉपी पेस्ट है, विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करना। नेक्स्ट, लेंथेन अणु के लिए बोर मैग्नेटोन में चुंबकीय गुण म्यू का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? देखो, लेंथेनाइड और एक्टिनोइड के अंदर चुंबकीय गुण म्यू बराबर होता है म्यू एस प्लस म्यू एल, ठीक है? ऑर्बिटल प्लस स्पिन दोनों होते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों में केवल और केवल स्पिन, ऑर्बिटल मोशन है वो लिगेंड के प्रभाव द्वारा क्वेंच हो जाता है, यह बहुत अच्छे से जानते हो। अब इसके याद करने के 2-3 फॉर्मूले मैंने हर प्रकार के फॉर्मूले लिखवा दें, हालांकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड के हो जाएंगे, फिर भी उम्मीद करो। तो इसमें तो सीधा सीधा याद करना है इनको, कौन कौन सा होगा? म्यू बराबर जी रूट जे, जे प्लस 1। देखो इस जे के 1% और आया, शायद आपको इसमें तो नहीं पूछा होगा, बट आपको नोटबुक में जरूर लिखवा रखा है कि जैसे कोई ऐप वाले में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 14 तक आ सकते हैं, तो इसकी 2 कंडीशन बनते हैं। इसमें एक ऐप 1 से लेकर के 6 तक, और एक ऐप अर्धपूरित से लेकर के 14 तक, ठीक है? तो ये जे का मान है ना, वो होता है L माइनस एस भी हो सकता है, और जे का मान है वो L प्लस एस भी हो सकता है। ये आया हुआ प्रश्न है ग्रेड 1 में, आपके तो नहीं है, तो इसको सिंपल प्रश्न है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं, सीधा सीधा पूछा गया था। तो जब बताओ अर्धपूरित से कम हो तब तो कम है, कम का मतलब कमी है, कमी का मतलब माइनस है, इसे याद रख लो। तो गड़बड़ तो ये होगी, प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस की जगह प्लस, इससे ज्यादा तो होनी नहीं है कि सीधा याद कर रहे हो तो इतनी सी गड़बड़ होनी है। तो कम है, कम का तो कमी, कमी है तो माइनस, और ज्यादा है तो ठीक है। ओके नेक्स्ट, अशुद्ध ऑर्गन की प्राप्ति। अशुद्ध ऑर्गन किसको कहते हैं? शुद्ध अक्रिय गैसों का मिश्रण। अशुद्ध ऑर्गन क्या चीज है? शुद्ध अक्रिय गैसों का मिश्रण। बोले तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, केवल इन्हीं गैसों का मिश्रण, इसके अलावा कोई अन्य चीज नहीं हो, उसको तो बोलते हैं अशुद्ध ऑर्गन। यदि इसका जब पृथक्करण करते हैं ना, रेले की विधि, रेमजे की विधि जैसे, तो देखो रेले की विधि में क्या होता है, रेले के मैंने से बताया था आपको, देखो ट्रिक से, रेले की विधि में जैसे कुएं से अपन कोई चीज पानी वगैरह निकालते हैं, तो पाइप वगैरह लगा दिया ऐसा, है ना, इससे पानी बाहर निकलता है, तो पानी के साथ रेले के साथ रेली भी निकलती है, मिट्टी को बोलते हैं रेली मारवाड़ी में, है ना। तो इसमें पाइप वाला सिस्टम होता है, तो इसमें क्या बाहर से इसको ऑक्सीजन ज्यादा दी जाती है, कुएं में नहीं, अक्रिय गैसों के पृथक्करण की।
तो रेले की विधि में हमेशा याद रख लें, रेले की विधि में तो ऑक्सीजन जाती है और रेमजे की विधि में कॉपर का और मैग्नीशियम का गर्म तार रखा जाता है। थोड़ा सा ये याद रख लेना, क्योंकि अशुद्ध जो ये एक्रिलिक एसिड है इनके खोजकर्ता में रेले, रेमजे, ये फिशर और रिंग 4 है। रेले, रेमजे, फिशर और रिंग इन्होंने खोजकर्ता थे। तो रेले की विधि में ये बहुत अच्छा पर्सन है, पता नहीं कौन सी किसी न किसी एग्जाम में पर्सन आया हुआ है। तो इसके अंदर ये गैसों में से भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देते हैं ना, तो नाइट्रोजन की मात्रा पहले से ज्यादा होती है। भाई वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो इन गैसों के मिश्रण में से तो आप इन गैसों को पृथक करोगे ना। तो नाइट्रोजन को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने के लिए यहाँ बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दी जाती है। इतनी ज्यादा दी जाती है कि सारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बना दे, और वो NO और NO2 बना दे ताकि वो NaOH में अधिशोषित हो जाए। याद आ रहा है ना पूरा मेथड इसका? उसके अंदर ये अधिशोषित हो जाए, तो अब वहां ऑक्सीजन बच जाएगी ज्यादा मात्रा में। अब ऑक्सीजन को कैसे निकालोगे? तो ऑक्सीजन निकालने के लिए एक पदार्थ इस्तेमाल काम किया जाता है, वो कौन है? पायरोगेनोल। क्या सूत्र होता है पायरोगेनोल का? लगातार 3 पोजीशन पे क्या लगा दो? OH। ये ऑक्सीजन को अवशोषित या अधिशोषित करता है। ठीक है, पायरोगेनोल सीधा याद करना है। हाँ जी, केवल प्रचक्रण चुंबकीय गुण का मान का सही क्रम है। देखो स्पिन का मान है, पहले तो मुझे इसका जरा ये बताओ, मैंने जो रटवा रखा आप लोगों को, मुझे म्यू का मान स्पिन में फॉर्मूला क्या होता है? रूट n+1 ही होता है ना, n+1 ही होता है ना, n+2 होता है। एक तो ये यदि मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 0 हो, n बराबर 1 2 3 4 5 इससे ज्यादा नहीं आएगी। एक का मैं बता देता हूं, जब n का मान 0 हो तो इसका मान है 0.0 बोर मैग्नेट्रॉन मान प्राप्त होता है। बताओ जब एक इलेक्ट्रॉन 1 हो तो 1 पॉइंट, पंडित जी से नहीं पूछना इनको। 2 हो तो 8.4, 3 हो तो 3.87, 4 हो तो 5 हो तो 4.9 5.9 तक तो याद रह जाएगा ना। बस ये सॉल्यूशन जिस बंदे को आ रहा ना, वो कहीं कभी भी मात नहीं खाएगा, क्योंकि वहां आप सोल्व करने नहीं बैठोगे। अब इसको क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? देखो कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही मेरे हिसाब से, ध्यान चाहिए। -4 -6 एग्जाम में से सोल्व करोगे, हालांकि आप बहुत बड़े धुरंधर हो, धुरंधर 3 4 5 सारे हो आप, है ना। तो ये -6 -4 तो कितना? +2, -2 -4 तो +2, -2 -4 तो +2। मैं खुद ही पढ़ रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है। अब देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 26। 26 में +2 तो ये गया, डी में कितना आ गया? 6। परमाणु क्रमांक होता 27, 2 गया, डी में कितना? 7। परमाणु क्रमांक कितना होता? 25, 2 गया, डी में 5। ऑन पेपर वहां ऐसे सोल्व करना है, कर लिया इतना सोल्व। अब आपको क्या है? D6 दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए। D6 में मतलब 5D कक्षा, ये दिमाग में पिक्चर चलनी चाहिए, बनाना नहीं आपको। इसके अष्टफल के संकुल हो तो 3 नीचे और 2 ऊपर, T2G और EG। कंसिडर करोगे किसको? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 6 के 6 यहां आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। बताओ इसके पास N का मान कितना? अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। अब बात करो इसको, देखो वीक फील्ड लिगेंड है कि नहीं है? ये भी वीक फील्ड लिगेंड है कि नहीं है? तो बताओ इसके अंदर 5 वाले ज्यादा एकमित रहेंगे, 7 वाले ज्यादा एकमित रहेंगे? अब सोल्व करने लाइन से 1 का 2 का 3 का ऐसे नहीं लिखना वहां। भाई 1 का पता चल गया, 0 हो गया। अब इन दोनों की तुलना कर लो, एकमित इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी रहेंगे, एकमित इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, ज्यादा किसमें रहेंगे? 5 वाले में। आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि 5 को रखोगे, ये स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3 वाले और 2 वाले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, ऐसे ही 7 वाले में जाएंगे। बट 5 जाने के बाद 6 और 7 करोगे तो एक भी तो इलेक्ट्रॉन 3 ही बचेंगे इसमें, और इसमें कितने बच गए? 5। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण का मान किसका होगा? इसका। उसके बाद इसका, इसके बाद इसका। देख लो जरा कौन सा आ रहा है? राइट आंसर ये। ठीक है, यदि अब इसके आधार पर इसे चुंबकीय गुण के मान भी दे दे तो भी बता सकते हैं। इसका 0 होगा, इसके 7 वाले में रखोगे तो 1 2 और रख देना, 3 बच गए। 3 के लिए कितना होता है? 3.87, और इसके लिए 5 है तो 5.92। ओके, हाँ जी। NiCO4 तथा PdCl4 2 की ज्यामिति है। अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो ये निकिल और पीडी, निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम एक ही वृक्क के तत्व है क्या? एक ही वृक्क के तत्व है ना। ये तो 3D का है, ये 4D का, और ये
5D का। एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, 3D के बाद 4D और 5D में कोई भी लिगेंड है वो किसकी तरह कार्य करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कार्य करेगा। जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा तो 4 वाले के लिए संकरण की संभावना कौन सी हो जाएगी? संकरण की संभावना DsP2 और इसमें sp3। यही तो है ना? हाँ या ना? डन। तो जरा देखो, जो NaCO4 तो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। PdCl4 2 कैसा होगा? वृक्क समतलीय। देख लो कौन सा है। चौथा। अब की बार ग्रेड 1 में एक पर्सन आया था और मुझे वो बहुत अच्छा फील हुआ उसका, क्योंकि अगले वाले ने ना पर्सन पूछ करके इतना बावड़ा बनाया। शायद आपको बता दिया था मैंने वो A B वाला। आपकी बात हो गई ना? ठीक है, फिर तो वो ध्यान रख लेना। कई बार क्या होगा कि इसको और इसको देख करके इसको A और B बनाकर इसकी ज्यामिति B और A के अनुसार है, उल्टा पूछ लेगा। तो दिमाग पेपर अच्छा जाए ना तो वहां मनी में उछल कूद करने मत लग जाना, और पेपर खराब जाए तो मनी में कोसने मत लग जाना, ब्रेक दे देना। देखो हर चीज में मैनेजमेंट होता है। क्रिकेट में, क्रिकेट देखते हो थोड़ा बहुत? क्रिकेट तो देखना, कभी खिलाड़ी है ना, जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी जम गए, 2 खिलाड़ी शॉट मारे बढ़िया वाला, जैसे पिछले मैच में शुभमन गिल और ईशान किशन जम गए थे ना? इसका मतलब मैच देखते हो, पढ़ाई नहीं करते आप? अच्छा, तब तो ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लो खिलाड़ी जम गया, उसकी मतलब रूटीन सेट हो गया, वो बढ़िया वाले हिट कर रहा है, तो इतने में सामने वाली फिरने वाली टीम का कोई खिलाड़ी है ना, को चोट का बहाना बना के गिर जाएगा और 5 या 10 मिनट का बढ़िया वाला ब्रेक करवा देगा, तो उसकी कंटिन्यूटी क्या हो गई? टूट गई। कंटिन्यूटी टूट गई तो वो उस दौर से चेंज हो गया, वो नेक्स्ट ओवर में पक्का आउट हो जाएगा। तो वही चीज आपके साथ, वो दिमाग आप लगाना कि आप बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा पेपर जा रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाना, क्योंकि अब आपका विकेट गिरने की पूरी संभावना हो जाएगी। और बहुत खराब पेपर, मतलब खराब पेपर का मतलब शुरू के 5 या 7 क्वेश्चन है, कहीं पर भी लगातार 5 या 6 क्वेश्चन आते ही कलेजा बाहर आ जाता है कि ये लो साल भर की मेहनत करी, ये वो कहीं को ये टारगेट दिया होता है घर वालों के, यहाँ देख अब की बार ही है, अगली बार है ना, घर पे रहना है ना। तो वो बातें चल जाते हैं, कुछ नहीं, ऑल इज वेल। बड़े वाले ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जाओ, 2 घूंट पानी की पीना, थोड़ा सा रिलैक्स होना, पेज पलट दो, आगे वाले पेज से चालू कर दो, जहां से आपको आने शुरू होते हैं वहां से चालू कर दो, क्योंकि वहां कोसने से कुछ नहीं होगा। वहां तो 3 घंटे टाइम है, वो घड़ी की सुई तो चल ही रही है। तो आप है ना एक काम कर लो, जब उलझ जाओ, स्वाभाविक सी बात है, आपकी जगह हम कोई भी हो, चाहे उलझ गए तो पेज पलट दो, जहां जहां इजी लग रहा है वहां से सोल्व करना शुरू कर दो, फिर कंटिन्यूटी बैठ गई, फिर क्या पता वही सोल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा रखना। वो 3 घंटे है ना, वहां आपको पूरी परफॉर्मेंस देने की है, वहां अपने आप को कोचने की, किसी को गाली देने की, अच्छा ही बोलने की वो जगह वो नहीं है वहां। ठीक है, तो देखो जरा इसको सोल्व कर लेना। ये इसका याद रखो, ये बहुत प्यारा पर्सन है, पीडी का एक पर्सन और तैयार करवाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रिगार्डिंग। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके एस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4d10 5s0। ओके, ठीक है जी। निम्नलिखित देखो, ये ग्रेड 1 में था ऐसा पर्सन, है ना। ये पर्सन है, कहां था ये? अभी रिसेंटली ग्रेड 1 एग्जाम में पर्सन आया था। ये कौन सा? कोबाल्ट का, ये रोडियम का और एडियम का। ये पता होना चाहिए आपको, ये 3D 4D और 5D के रिगार्डिंग है। तो ये कोबाल्ट था 3D का, RH है कौन से का? 4D का, और IR कौन से का है? 5D का। और आपको ये भी पता है इनकी डेल्टा O का मान मैंने बहुत बार एग्जाम में अलग अलग प्रकार से आप तक पहुंचा दिया है कि इनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये अभी रिसेंटली ग्रेड 1 की एग्जाम में पर्सन था। तो जरा बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? CFSE की बढ़ता हुआ ऊर्जा का क्रम, तीसरे का सबसे ज्यादा हो जाएगा, दूसरे का कम, पहले का सबसे कम, तो 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी ग्रेड 1 में इसी बार एग्जाम में पर्सन आया, चालू क्लास में नहीं पीता कभी भी। हाँ, अस्फलिकीय आकृति में महत्वपूर्ण विकृति का, अस्फलिकीय आकृति में महत्वपूर्ण विकृति का कारण है ये वो जॉन टेलर प्रभाव। और जॉन टेलर प्रभाव में सुनना अब कि 5 डी कक्षक हैं डी ब्लॉक में, 5 डी कक्षकों का जब विपाटन होता है तो 3 और 2 में होता है। जब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है ना, वो या तो समान ही होना चाहिए, असममित होते ही, जैसे अभी चाय ही एक जनों को मिलेगी बाकी को, तो वो असमान वितरण हो गया, ये जॉन टेलर हो गया। चाहे सबको मिलती तो ये सममित वितरण होता। ठीक है, तो अब देखो
असमान वितरण का मतलब एक दे दिया, दो खाली रहेगी, असममित, 1 2 3 ये सममित हो गया। तो यदि इन वालों के अंदर असमान वितरण होता है वो तो होता है वीक जॉन टेलर, ठीक है। और इनमें असमान वितरण होता है तब कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग। और मोस्टली D9 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि D9 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो ऐसे बने जाएंगे ऑक्टाहेड्रल में। तो ये असमान वितरण ईजी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का असममित या असमान वितरण होता है ना, वो मुख्य रूप से सबसे प्रबल जॉन टेलर होता है, ठीक है। तो आप देख लो जरा इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन की सममित व्यवस्था हो ही नहीं सकती। T2G इलेक्ट्रॉनों का असममित भराव, बिल्कुल असममित भराव जॉन टेलर है, और T2G के साथ सममित तो हो ही नहीं सकता, ये भी जॉन टेलर है और ये भी जॉन टेलर है। बट जब बात दोनों की आ जाए तो ज्यादा प्रभावी वाले की बात की जाती है, और ज्यादा प्रभावी किसकी है बताओ, ईजी कक्षक की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, ये जाएगा। मान लीजिए ये था ही नहीं, ये इसके साथ ये आ जाता, अब कौन सा होता बताओ, अब तीसरा हो जाता, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, NiCO4। देखो एक चीज मैंने बताई थी, जहां भी कार्बोनाइल आ जाए उनकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। मेटल कार्बोनिल की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय। सिर्फ और किसको छोड़ करके, वेनेडियम को छोड़ के। वो ना तो EN की पालना करता है और ना मैग्नेटिक नेचर वाले, बाकी का तो सोचना नहीं है। तो देखो ये आते ही प्रतिचुंबकीय होगा, ये अनुचुंबकीय हो गया कि यही गलत, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या, हो गया। पढ़ाऊं या चल जाएगा काम, बस चल गया तो चलाओ ना, आपका भी समय खराब हो जाएगा नहीं ज्यादा। AgNO, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब वाह्यात प्रकार का है बट ये गलत करवा सकता है आपका। AgNO3 सिलोनाइट्रेट विलयन के साथ संकुल, ये संकुल है, सफेद अवक्षेप देता है। कैसे देगा जी, देखो AgNO3 तब श्वेत अवक्षेप देता है जब उसके साथ को क्लोराइड आयन आकर के क्रिया करे, को क्लोराइड आयन आकर के क्रिया करेगा तब AgCl का व्हाइट PPT बनेगा, है ना। क्या बात सही है गलत है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि Cl संकुल के अंदर है, तो ये तो आयनन ही नहीं होगा इसका। यदि बाहर होता है यहां तब तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। यहां तक ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या चीज है, गलत है। यहां तक सुन लिया। अब एक देखो इसका 1% यहां मैं पूर्व और दर्शा दूं। देखो AgCl श्वेत है, AgBr है वो थोड़ा सा रंगीन है, मतलब है ना, और AgI और रंगीन है बैंगनी कलर का। तो इनका रंग होता है, कारण क्या है, ये श्वेत और वो दो रंग है। भाई ये श्वेत और ये दोनों रंगीन है, कारण हाँ फायंस नियम। इसमें क्या है, ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, ऋणायन का आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करके धनायन की ओर जाते हैं ना, तो ये मूवमेंट किस में होता है, दृश्य क्षेत्र में होता है, इस वजह से रंग होता है, ध्यान रख लेना। और उसका आकार थोड़ा छोटा होता है ना, तो उतना नहीं होता दृश्य क्षेत्र में मूवमेंट, ठीक है। दूसरा देखो, क्लोरीन हमेशा AgNO3 विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, क्या गलत है इसमें, जल्दी बताओ मुझे भाई, जैसे आप वैसे ऑनलाइन वाले बच्चे, जल्दी बताओ ये क्या स्टेटमेंट तो सही तो है या गलत है, क्यों, AgCl का श्वेत अवक्षेप बन सकता है, सही बात है ना, सही बात नहीं है ना ना, ये तो ये इसका अलग ही मामला है, इसके ऑप्शन बैठते हैं। गलतियां क्या करते हो आप सुनो, AgNO3 के साथ श्वेत अवक्षेप बनता है, तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ रिएक्शन लिख के इसका उत्तर में दे चुका हूं, यहाँ क्लोराइड आयन लिखा है, न कि मैंने क्लोरीन लिखा है। देखो AgNO3 की क्रिया करवा दो, कौन मना कर रहा है, AgNO3 की क्रिया क्लोरीन से करवा दो, जरा इसका वियोजन करो, ये तो ये बनाएगा, तोड़ोगे तो भाई जब तक आप इसमें कोई यहां से लुईस एसिड नहीं डालोगे तो इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, तो क्लोराइड बनेगा क्लोरीन बनेगा, क्लोराइड तो बनेगा ही नहीं ना भाई, माइनस तो बनेगा कैसे इसके साथ, तो इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी। हाँ पॉइंट टू बी नोटेड, यदि यहां पर अगले वाला भाई साहब यहाँ क्लोरीन की जगह क्या लिख देता, क्लोराइड लिख देता ना, पक्का AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता। सिली मिस्टेक कर मत देना, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, न कि क्लोराइड। अब क्लोराइड के रूप में जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर HCl ले लो, तो इसको तोड़ोगे तो क्लोराइड ही तो है ना, क्लोराइड है तो ये HCl AgNO3 के साथ बिल्कुल व्हाइट PPT देता है, नहीं गलती करोगे। तो ये बात भी क्या चीज है, गलत है। दोनों गलत का कोई ऑप्शन है क्या, यही माना गया था क्या आंसर की में, हाँ ठीक है, हाँ जी, बताने की आवश्यकता है क्या, लिखवा रखा है, NCERT में भी दे रखा है, न्यूमेरिकल है NCERT में, ये NCERT में न्यूमेरिकल है ये,
1 बटा मतलब रेसिप्रोकल, रहने दो आगे बढ़ो। इसका एक न्यूमेरिकल भी है अंक वाला, कुछ सोल्व भी करवा रखा आपको, ठीक है। नीचे दिए गए खतरों में कितने कथन सही है, मतलब ऐसे प्रश्न तो आने की संभावना नहीं है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं आपके। निष्कर्षण प्रक्रम में ऑक्सीजन व जल की उपस्थिति में गोल्ड साइनाइड आयन के साथ संयोजित होकर जलीय विलयन में सहसंयोजक सत्ता ऐसी बनाता है। बिल्कुल, मेक ऑर्थर साइनाइड प्रक्रम बनाता है, ऐसा आया हुआ भी प्रश्न है। मेक ऑर्थर साइनाइड प्रक्रम से कौन सी धातुओं का निष्कर्षण होता है, गोल्ड और एजी, याद रख लेना, ठीक है। विल्किंसन उत्प्रेरक रोडियम क्लोरोट्रिस्ट्राइफेनिल फॉस्फीन, मुझे जरा बताओ इसमें आरएच का ऑक्सीजन अंक कितना है, +1। ये थोड़ा सा ध्यान, ये समांगी हाइड्रोजनेशन, ये एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण के साथ साथ ध्यान रख लेना, ये समांगी भी होता है, समांगी होमोजीनियस, ये शब्द भी आता है इसका, कि नाम नहीं है तो ऐड कर लो साथ में, ठीक है। तो विल्किंसन उत्प्रेरक यही होता है और ये एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण के काम आता है, बिल्कुल होमोजीनियस हाइड्रोजनीकरण करता है, समांगी, ठीक है। ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सिल्वर के निष्कर्षण में साइनाइड आयन के साथ निक्षालन प्रक्रिया शामिल होती है और सिल्वर के बाद जिंक द्वारा उसको विस्थापित किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो इसमें ये से होता है कि Ag के साथ इसे Cn के 2 आयन आ जाते हैं और ये इसके ऊपर माइनस आ जाता है, ठीक है। अब माइनस में इसके साथ जब अपन जिंक के साथ इसकी क्रिया करें तो जिंक इसको रिप्लेस कर देगा और Ag का पीपीटी बन जाएगा, ऐसा। क्योंकि आपको पता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की क्रियाशीलता Ag से न जाने कितने गुना ज्यादा अच्छी है ना। हाइड्रोजन के ठीक नीचे सिर्फ और सिर्फ छापा है, याद है ना, सिर्फ और सिर्फ छापा है, ठीक है। तो ये बात सही है। विटामिन B12 में कौन आता है, तो ऐसा कौन सा संकुल है जिसमें जिंक होता है, बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दूंगा। इंसुलिन, हाँ, जिगलानाटा, टाइटेनियम था यार, कुछ चूहे मारने की दवा में जरूर काम में ले सकते हो, जिंक फॉस्फेट। और कहा जिंक के साथ ऑक्सीजन जाएगी, वो तो ओजोन अपघटन में काम में लेते हैं, हाँ। जिंक का क्या, जिंक का तो ओजोन अपघटन में काम में लेते हैं, जिंक डालते हैं वो ऑक्सीजन खा जाता है, इसके अलावा चलो कोई नहीं, जब याद आए तब बता देना। फिलहाल तो इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट कितने सही है, 3, 1 2 3 सही है, ठीक है जी। जल्दी बताओ, इसका बताओ, वो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Mn2CO10 तथा CO2CO8 में सेतु संकुलों की संख्या क्रम से होगी। आप En की पालना करके आराम से बना सकते हो, और वैसे भी आपको 4 या 5 स्ट्रक्चर पढ़ा रखे हैं, सीधे पढ़ो तो और ही अच्छी बात है। तो आप ये पाओगे कि Mn2 है ना, Mn2CO10, तो देखो Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है, और जितने भी मेटल कार्बोनाइल होते हैं वो वेनेडियम को छोड़ के सारे En की पालना करते हैं। मतलब इसके अंदर Mn2 तो 25 है, कायदे अनुसार इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने कितने होने चाहिए, 36, तभी तो En होगा। अब देखो 25 में आप दो के, भाई CO तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है एक जना, तो 2 के रूम में दोगे तो कभी भी 36 नहीं होगा, कभी भी 36 नहीं होगा, या तो 35 होगा या 37 होगा। तो जाहिर सी बात है आपस में Mn आपस में एक कौन सा बंध बनाएंगे, ऐसा बंध बनाएंगे, यहां तक ठीक। अब कितने हो गए, 25 के 26 हो गए, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, 26 हो गए ना। 26 में कितने जोड़ोगे ताकि 36 हो जाए, 5, और 5 उसमें जोड़ोगे तो 5 और 5 10 हो गए ना। तो इसके अंदर बीच में ब्रिज वाला कोई भी नहीं है, यहां तक ठीक है। और इस वाले के अंदर आप है ना 27 है, तो 27 वाले में आप कोबाल्ट में आप ये पाओगे कि 27 होते ही एक होते कितने हो गए, 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, 8 का मतलब 4, तो 4 CO इधर जोड़ोगे, 4 CO इधर जोड़ोगे। बट इसकी खास बात मैंने पढ़ाई थी आपको, ये ठोस अवस्था में जलीय विलयन मेरे से कंडीशन पढ़ा के पढ़ाई थी। हालांकि इसमें तो कंडीशन भी नहीं दे रखी है, अगले वाले ने यहाँ पर क्या नहीं दे रखी है, कंडीशन नहीं दे रखी है। कायदे अनुसार इस पर देखो, ये ऐसा प्रश्न आ भी गया ना तो ऑब्जेक्शन लिख के भी डिलीट हो सकता है, बड़ी बात नहीं है इसका, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में कुछ और होता है और सॉलिड स्टेट में कुछ और होता है। बट बात यह है कि अगले वाला डिलीट नहीं करे तो उसकी भी चलेगी। कारण ये है कि आपको जली विलयन दे नहीं रखा, तो आप किसको मानोगे, सॉलिड स्टेट में मानोगे, और सॉलिड स्टेट में मानोगे तो आपको पता है इसके अंदर किस प्रकार से, इसके अंदर 2 ब्रिज पाए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो 0 और 2 जहां ऑप्शन हो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? शुद्ध निकेल की प्राप्ति, मांड प्रक्रम, यही है। Na की CO के साथ इस प्रकार CO का गैस को Na युक्त धातु के ऊपर से गुजारा जाता है तो NaCO का वाष्पशील संकुल बनता है और ज्यादा गर्म हो टूट जाता है, मांड प्रोसेस। ये वैद्युत लेपन में बिल्कुल Ag का लेपन किया जाता है इसका, और EDT के 2-3 उपयोग होते हैं जिसमें ये भी है, ठीक है। और ये गुलाबी लाल अवक्षेप नहीं होता, चॉकलेटी रंग का अवक्षेप होता कॉपर का। ये तो मामाजी टाइप का प्रश्न हो गया थोड़ा सा, फिर भी मामाजी टाइप का नहीं होता, 3 तो अपने को आते हैं, इसका मतलब चौथा ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत का करना है क्या? ठीक है। जिंक, जिंक वाले में देखो ये -2 है, माप की जगह होता तो इसको +2 पड़ता, +2 पड़ता तो जिंक के अंदर डी में 10 एस में 2 होते तो डी में 10 हो गए, डी में 10 हो गए तो इसका sp3 संकरण ही होगा, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है ना। और sp3 संकरण होगा तो संरचना कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल होगी। PtCl4 थोड़ी देर पहले पढ़ के गए, 3D के बाद वाला है तो वर्ग समतलीय होगा, बिल्कुल वर्ग समतलीय। कोबाल्ट का ऑक्जेलेटो के साथ, तो ऑक्जेलेटो के साथ 3 दोनों 6, 3 है ना, ये 6 की संरचना कैसी बनती है? ऑक्टाहेड्रल बनती है, अष्टफलकीय बनती है। तो अष्टफलकीय शब्द दे रखा है, संकरण में आपको 2 विकल्प दे नहीं रखे हैं, D2sp3 और sp3d2, तो संकरण कौन सा जाएगा इसका? ये। कोबाल्ट में भी आपको पता है वैसे D के 5 के बाद तो संकरण यही चलेंगे। और कॉपर का NH3 के साथ 2+, इसका संकरण कौन सा आ जाएगा? NH3 का वर्ग समतलीय DsP2, ये भी सही है। तो फिर इसका संकरण पे चर्चा करनी पड़ेगी, यहाँ गड़बड़ कर गई अपन। देखो कॉपर 29 है ना, कॉपर 29, और कॉपर को 2+ की फॉर्म में ले जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, डी में क्या आ गए? 9, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा, बात सही है। अब बात करें इसकी, देखो ऑक्टाहेड्रल सही है, अब इसकी बात करेंगे ऑक्जेलेटो के साथ। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27, 3+ में तो डी में क्या आ गए? 6। ऑक्जेलेटो कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो इसके डी में 6 में से आप कैसे क्या करोगे इसको? 3 और 2 में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां रखोगे तो संकरण कौन सा आ जाएगा? यहां पर D2sp3। तो इसकी वजह से ये गलत हो गया, गलत ही पूछ रहा है ना। गलत विकल्प का चयन कीजिए। यदि ये संकरण ऐसा होता तो आप इसको देखते हैं। नेक्स्ट, FeH2O6। तो एक तो H2 को ध्यान रख लेना, कोबाल्ट के साथ अपनी ध्यान है ना आपको, इसके दौरान यहां पर आप इसको क्या पढ़ोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ोगे, वीक फील्ड लिगेंड पढ़ोगे? कोबाल्ट 3+ में है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वह आपको पढ़ा रखा है ऐसा, OH के साथ ऑक्सीजन डोनर हो तो ठीक है। FeH2O6 मतलब Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, 2+ में है, 2+ में तो डी में कितने? 6। FeCN6 4- ये भी 2+ है तो इसके डी में भी कितने? 6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर इस प्रकार से युग्मित हो जाएंगे, इसके युग्मित नहीं होंगे, तो भिन्नता रखेंगे। ये मैं खुद पढ़ गया, ये बात समझ में आ गई? सब क्या आ गई है? समझाना मुझे जल्दी बता देना, ठीक है। इसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है तो 3 कक्षा के नीचे और 2 कक्षा के ऊपर, 6 में 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अंतर किसका आ रहा है आपको ध्यान में हो तो? एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय प्रकृति, एक संकरण का भी आ रहा है शायद। इसका संकरण तो होगा sp3d2 और इसका संकरण क्या होगा? D2sp3। अब चर्चा कर लेते हैं। ज्यामिति तो दोनों की ऑक्टाहेड्रल है तो ये तो समान है, चुंबकीय गुणधर्म भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो दोनों में ये भिन्न है, ये सही है। चुंबकीय आघूर्ण और रंग, ज्यामिति तथा संकरण, इनमें से कोई नहीं। बताओ जरा कौन सा बैठेगा आपके लिए? देखो ज्यामिति दोनों की सेम है तो भिन्नता इसमें नहीं, समानता की वजह से ये मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। ज्यामिति तथा संकरण, ज्यामिति सेम है तो ज्यामिति वाला शब्द तो उड़ाना ही अपने को, बचेगा कौन? चुंबकीय आघूर्ण। और रंग, भाई इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कोई ना कोई रंग भी होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। नेक्स्ट स्किप कर दो, हूबहू कॉपी पेस्ट आया था ये, है ना। इसका कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी सोल्व करने का थोड़ा तरीका समझ लो। के तरीका 3 - ऐसे लिख लेना एग्जाम में, -6 मतलब +3 है तो इसका 26 होता है, 26 में 3 गया तो डी में 5 लिख दो क्या? हाँ या ना? ठीक है, ये थोड़ा स्लो लिखूं चलेगा।
आपको इसे लिखना है एग्जाम में, वरना तो गलतियां हो जाएंगी भाई। आप चाहे कितने बड़े हैं ना पंडित जी क्यों ना हो, गलतियां हो जाएगी। लिख के सोल्व करो। उसके बाद APH2NOSO4। अब देखो SO4 की बात करूं तो SO4 के ऊपर तो क्या होता है 2 माइनस। FeNO, देखो NO में एक चीज ध्यान रख लेना, आपको यहां से एक चीज मैंने पढ़ा रखी है, ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ाया था क्या, भूरा वलय परीक्षण। भूरा वलय परीक्षण में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई थी आपको कि Fe की ऑक्सीजन अवस्था कितनी, प्लस की 1। नहीं, NO की +1। हाँ NO की +1, तो उसके आधार पे उसकी सोल्व कर लेना। ये ब्राउन रिंग टेस्ट वाला है, कौन सा है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट वाला है, कौन सा है भाई, भूरा वलय परीक्षण ये तो होता है। तो चलो थोड़ा सा उसको समझाओ पहले आपको। टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, ये पर्सन पूछ सकता है इसके बजाय ये ज्यादा अच्छा है भाई, ये तो पढ़ा हुआ आपका। इसके अंदर क्या होता है, FeSO4 का ताजा विलयन बढ़ते हैं, फ्रेश सॉल्यूशन ताजा, ध्यान रखना किसका, FeSO4 का ताजा विलयन। अब कोई नाइट्रेट आयन युक्त कोई भी साल्ट है तो वो पहले से इसके अंदर उपस्थित है, ठीक है, दोनों का मिश्रण हो गया। अब इसके प्रणाली की दीवार के सारे सांद्र H2SO4 डालते, सीधा नहीं डालते, तो इन दोनों का जो कंजक्शन पॉइंट है ना, संधि वाला भाग, वहां पर एक ब्राउन रिंग बन जाती है। यहां तक समझ बात आ गई क्या। ये रिंग किसकी बनती है, तो Fe के आयनों की बनती है, Fe का H2O के साथ एक NO के साथ इस प्रकार की एक ब्राउन रिंग बनती है, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ Fe का NO का ऑक्सीजन कितना है, +1, तो यहाँ Fe भी कौन सा है, +1। अब आप पूछ रहे ऐसे कैसे कर सकते हो +1 है, क्योंकि इसके ऊपर को चार्ज नहीं दे रखा था, आप तय नहीं कर रहे हो यहाँ तो, बट यहाँ तय कर रहे हो आप लोग। देखो ये 2 माइनस है तो ये 2+ है कि नहीं है, ये 2+ है तो ब्राउन रिंग का टेस्ट है तो ये +1 है और ये +1 है कि नहीं है। ये बात को समझे कि नहीं समझे। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बच गया, चलो कोई ना, हाँ सही हो आप, एकदम से फिट है। 26 में देखो D में 6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है, ये तो होता है। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो S से तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल का तो होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, ओके। अब देखो ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये प्लस में आ गया ना, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, अपन सोचेंगे इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेगा नहीं करेगा, अपने क्वेश्चन का पार्ट देख लें उसके बाद बताएंगे इसको। जरा इसको देखो 100% क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, -6 है, इसकी वजह से -4 है तो ये +2 है। कैसे लिखा मैं पता है ना आपको भाई, 4 पोटेशियम आयन जाएंगे तो प्लस उधर -4 आ जाएंगे, साइनाइड -6 है, इनको जोड़ोगे तो +2 लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 26 में D में 6, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 लिख दो, बोलो मैं, दिमाग में पिक्चर बन गई होगी, 3 और 2 T2G और Eg, ठीक है। इसके अंदर आपके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे 5, इसके पास आपके D + S को मिलाकर के 7 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें एकवित इलेक्ट्रॉन संख्या इन दोनों की मध्यवर्ती होगी, हाँ या ना, यहां तक ठीक है। अब इनके मध्यवर्ती होगी तो चुंबकीय गुण की मान पूछ रहा, तो इसके चुंबकीय गुण में सबसे ज्यादा इसका होगा कि नहीं होगा, 5 है तो रूट कितना लिखोगे, रूट 35 वाला है, रूट 35 वाला है, और ये भाई साहब 0 वाला है क्या, 0, 2 को मिला लो कहीं ना कहीं मिल रहा है क्या, एक से ही सोल्व हो रहा है, एक से ही सोल्व हो रहा है। ये तो मैं पूरा डिटेल से देखो, ऐसे प्रश्न को सोल्व करो ना एग्जाम में, टाइम बहुत बचाना आपको। ऐसे देखो नजर लगाना, ऐसे नजर लगा दी इसकी नजर, उसके बाद उत्तरों पे देखना कि इसका तो 0 बन रहा है, इसका 0 बन रहा है, एक 0 बैठ रहा है, सोल्व मत करना आगे, इसको सोल्व कर लो, सोल्व मत करना आगे। अब फिर पता कर लो यहाँ पर 15 है, 15 इसका मतलब एकवित इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 5 थे तो कितना आ रहा है 35, और इसका 15 है तो कितना आएगा 3। अब इसके पास अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 और 1 7, और एकवित इलेक्ट्रॉन बन रहे इसके पास 3, तो सीधी सी बात है इसमें मामला थोड़ा सा अगले वाले ने गड़बड़ किया है। 7 बन रहे क्या, 7 को तो जरा देखो,
3 और ये 1 2 3 4 5 6 7 बन गया ना 3 अयुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये संपूर्ण, इसका कोई बड़ा रोल नहीं, इसकी कारण चलेगा। और जब इस प्रकार का संकुल आ जाए तो किसकी बात कार्य करेगा? ये वीक फील्ड लिगेंड की बात करेगा। ये अब वो क्लियर कर लिया, वैसे जरूरत नहीं थी, अपना उत्तर बैठ रहा था फिर भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो पढ़ लिया वैसे अपन, है ना, पर ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं पढ़ा है रिसेंटली, तो अपनी इस दिन चर्चा चली भी थी कि निम्नलिखित में से कौन से घटते सीयू के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका है। तो आपको ये पढ़ाया था कि जहां रेजोनेंस ज्यादा हो जाए ना, उसका सीयू स्ट्रेचिंग उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो देखो इनमें रिंग है और इसमें रिंग नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में ध्यान से देखो, तो देखो रेजोनेंस इसमें ज्यादा है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन है ना सीओ वाले, वो इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें ये भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गोचा कर रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें? इसमें। तो इसका सीओ का मान स्ट्रेचिंग का उतना ही सबसे कम। तो इसका 2 3 2 1 का ऑर्डर है क्या? कहीं सिंपल है, ज्यादा दिमाग के मतलब। देखो इसको मैं कॉमन बता दूं, उस दिन में बताया था, आज दोबारा बता दो क्योंकि आज ऑनलाइन वाले बच्चे पे इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। रिंग जितनी ज्यादा छोटी होगी उसका स्ट्रेचिंग उतना ही ज्यादा होगा, पहली बात। रेजोनेंस जितना ज्यादा आ रहा है उसकी स्ट्रेचिंग उतनी ही कम होगी। दो बातें देखनी, बाकी का तो ये दिखने में ही विशाल काय है, इनके दर्शन बहुत छोटे होते हैं। देखो निम्नलिखित किस अणु का आईआर स्पेक्ट्रम में कार्बोनिल तनन आवृत्ति सबसे ज्यादा? तो देखो एक तरफ तो 6 6 है और एक तरफ 5 5 है, तो ये राणा जी तो गए हो, 2 तो गए। हालांकि मैंने तो देख रखी है इसलिए मैंने तुरंत प्रभाव से हटाया। आपको पढ़ना है तो आप देखो COO 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 डबल बॉन्ड चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है रिंग को कंसीडर किया जाएगा। तो 2 तो उड़ गए। अब इन दोनों में क्या देखना आपको? आवृत्ति का मान क्या करना है आपको? ज्यादा। तो जहां रेजोनेंस ज्यादा होगा वहां तो हो जाएगा कम, और रेजोनेंस कम है वहां क्या हो जाएगा? तो एक चीज ध्यान रख लेना कि ऑक्सीजन यदि 2 डबल बॉन्ड के बीच में आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो रखा है कि मैं इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूं या इधर दूं, तो क्या हो गया? क्रॉस रेजोनेंस। और जहां क्रॉस होता है वहां रेजोनेंस में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वो होता है ना गिलेरी की तरह, आप रोड पे जा रहे हो गिलेरी आ गई बीच में, तो वो क्रॉस रेजोनेंस में आती है। वो आगे जाऊं पाछा हूं तो वही रह जाती है, इतने में फाइल सलट जाती है उसकी। देखना कभी आप कंफ्यूजन में। तो क्रॉस रेजोनेंस कब होगा? जब ऑक्सीजन के इधर और इधर दोनों तरफ एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड हो। तो देखो इसमें देखो इधर भी और इधर भी है, क्या नहीं है? और इसके बताओ, तो इसका तो क्या हो रहा है? क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है ना। पूछा क्या आपसे? सबसे अधिक होगी। राइट आंसर ये नहीं है कि इसका, अरे हाँ इस पर क्रॉस हो गया ना, वही तो कहते मेरा गड़बड़ हो रखा है। क्रॉस रेजोनेंस हो गया, क्रॉस इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस होते ही क्या हो गया? बढ़ गया। देखो 6 से 5 का बढ़ गया, और 5 के बाद क्या देखना आपको? क्रॉस का बढ़ गया, क्रॉस नहीं है तो घट गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ओके, नहीं गलती करोगे। ये देखो ये प्रश्न है ना, आएंगे ना, ये तो ग्रेड 1 में था इस बार, रिसेंटली ग्रेड 1 में ये प्रश्न था। अब देखो आपके इसमें ना, अब ये MSc का पार्ट है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये ग्रेड 1 में था। इससे पहले 2 वो डी वाले ग्रेड 1 में 4-5 क्वेश्चन तो इसी सीट से आए हुए हैं। पर केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होती है, क्या ग्रेड 1 है क्या ग्रेड 2। हाँ जी, निम्न यौगिक में लैम्डा मैक्स है। देखो ऐसे पर्सन मेरे से नहीं सोल्व करो तो भी ज्यादा बेस्ट है भाई। ये डाटा बेसिस पे आप है ना, वो बात है, छोटे बच्चे को आप गोद में लेके चलोगे तो वो पैदल क्यों चलेगा? उसकी तो डिमांड ही है तो गोद में बिठाओ। तो वो स्थिति है, इसको आप खुद सोल्व करोगे ना, खुद डाटा लगा लगा के सोल्व करोगे तो मान इसका बैठ जाएगा। चलो बता देता हूं। देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है भाई। ये कार्बन के पास वाला अल्फा, ये वाला बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में इस तरफ देखो जरा, ये R ही था, ये C है और ये C है। कीटोनिक वाले की बेस वैल्यू कितनी होती है? 215 नैनोमीटर होती है कि नहीं होती? अब कोई ये पूछे सर क्यों होती है, तो इसका जवाब तो क्या है बताएं भाई? बेस वैल्यू तो पढ़नी पड़ेगी। इसके इंक्रीमेंट की बात करें तो यदि संयुग्मन में डबल बॉन्ड बढ़ रहा है तो कितना जोड़ दो? 30। तो ये फिर संयुग्मन में डबल बॉन्ड बढ़ रहा है तो कितना जोड़ दो? 30। भाई एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है तो ये अपना मामला यहां से शुरू होकर के ये यहां तक आ रहा है, ये है अपने पास। तो ये इतना ही क्यों, इसको क्यों छोड़ा? तो याद करो मैंने यूवी में और IR में आपको एक बात पढ़ाई थी। मैंने ये कहा था कि यूवी स्पेक्ट्रम है ना, वो संपूर्ण अणु का ना होकर के केवल असंतृप्त भाग का ही होता है, ऐसा कुछ लिखवा रखा आपको।
लिखवा रखा है ऐसा कुछ। तो संपूर्ण का न होकर के असंतृप्त पार्ट का ही होता है। इतना बेस वैल्यू में आ गए, फिर सही गुण में डबल बॉन्ड बढ़ गया, 30 जोड़ दिए, फिर बढ़ गया 30 जोड़ दिया। इंक्रीमेंट आपको पता है, अल्फा पोजीशन पे 10 जोड़ दो, बीटा पे 12 जोड़ दो, और गामा अन्य पर आ जाए तो 18 जोड़ दो। देखो ये अल्फा है, अल्फा पे कोई नहीं है, तो बीटा वाला है, बीटा का कितना जोड़ोगे 12। फिर देखो 1 2 3, तो एक तो जोड़ दो मैं 12 और एक जोड़ो 18 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 18। यहां तक ठीक है। अब बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, तो प्रत्येक रिंग के सेंटर पे बैठ करके देखोगे इसके किनारे से डबल बॉन्ड जा रहा है क्या। एक्सोसाइक्लिक का मैं बता रहा हूं दोबारा कि जैसे कोई भी रिंग है वो चाहे उसका सिलेक्शन में है या नहीं, उसका आपका मतलब ही नहीं है। ये डबल बॉन्ड सिलेक्शन वाले हैं, इसको मत छोड़ना, इसको नहीं मानोगे, ये काम का नहीं, ये तो क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड का नहीं है। अब आप यहां बैठोगे, इसके इधर या इधर या इधर इससे निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो देखो इस रिंग के सेंटर पे बैठो और आप इसके 1 2 3 4 5 6 किनारों देखो कहीं डबल बॉन्ड निकल रहा है क्या, नहीं है। इसके सेंटर पे बैठो, इधर देखो ये निकल रहा है एक डबल बॉन्ड, एक और एक निकल रहा है, 2 निकला नहीं निकला, तो 2 तो हो गए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फिर इस रिंग के सेंटर पे बैठो, देखो जरा एक निकल रहा है क्या, नहीं निकला, नहीं ये नहीं माना जाएगा। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 10 और जोड़ दो। अब योग कर लो, कितना आ रहा है 351। ठीक है, तो इसको रटने का प्रयास मत करना भाई, ये कुछ भी कर सकता है अगले वाला। अब आपको ऐसा दे अगले वाले को इतना से काम करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप तो देखो भाई रटने वाली चीजें रटनी चाहिए, बट ये चीज बिल्कुल मत रटो। अगले वाले को इतना करना पड़ेगा, इतने से एक लाइन और लगाएगा, ये लो अपने तो हो गए 351। तो वो बात में मेरे कहने का मतलब ये, इसको रटना मत, इसको सोल्व ही करना है आपको। और गलतियां करोगे यहाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, और कुछ नहीं करोगे। रिंग रेजिड्यू की कोई गलतियां नहीं होंगी आपकी, गलतियां एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की होंगी। चलो आ रहे हैं आगे क्वेश्चन। 351 राइट आंसर। नेक्स्ट, वुडवर्ड फिजिक्स नियम के अनुसार 215 नैनोमीटर का मूलमान अभी बोल के गया हूं। अब देखो इसमें भी बहुत तगड़ी भाषा लिखी है इसने रियल में। देखो 5 सदस्य वाला अचक्रीय कीटोन, 5 सदस्य वाले को तो धारा 207 के तहत गिरफ्तार करते हैं, ये तो था 207। 6 सदस्य वाला चक्रीय कीटोन बात करेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, वो भी यही है। और अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर, एस्टर आ जाएगा 193 है या 197, 193 है। इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से याद कर रखा है ना। अरे पढ़ लो इनको, ये एग्जाम से 5 से 10 दिन पहले अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो इसमें यदि ये प्रश्न आया तो मैं पक्का कह रहा हूं इस पे स्टार लगेगा, क्योंकि इसमें अगले वाले थोड़ी सी भाषा गलत लिख रखी है। 6 सदस्य वाला चक्रीय कीटोन, चक्रीय कीटोन 6 सदस्य वाला चक्रीय कीटोन ही है। इसकी 215 कौन कहता है, कोई नहीं कह सकता, है ना। तो भाषा इसकी ऐसे है कि 6 सदस्य वाला अल्फा बीटा असंतृप्त चक्रीय कीटोन, तब तो इसकी बात मानेंगे, वरना है ना। पर फिर भी जब लगभग इनमें से भी सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है, ये। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बनिक हाइड्रोजन आबंधित यूवी स्पेक्ट्रम की शिफ्ट करती है। तो H बंद बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं जाऊं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा है ना मत जा, तो हाइड्रोजन पकड़ के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए, भेजने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। जहां ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ती है वहां लैम्डा कम हो जाता है, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न है, रियल में अच्छा प्रश्न है। ये जितने भी मैंने इस बार टेस्ट सीरीज में आपको प्रश्न दिए ना, बड़े रोचक लगे हैं आपके लिए, हो सकता है ये सारे सर मैंने एमएससी की किताब YR शर्मा से इसे उठा के दिए, किसी गाइड की कोई कॉपी नहीं है। आपके जितने भी एमएससी के प्रश्न है ना, ये बीएससी वाले क्वेश्चन, किसी गाइड की कोई कॉपी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सारे प्रश्न है ना वो हाथ से बनाए हुए, मैन मेड नहीं है। 11th 12th का तो हो सकता है कहीं ना कहीं से एडजस्ट हुआ हो, बट बीएससी और एमएससी क्वेश्चन सारे मैन मेड है। मैन मेड का मतलब सेल्फ, ये किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा, मतलब एमएससी की किताबों में दे रखा है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है ये, यहां से इसको ध्यान से देखें ना अपन, तो ये कार्बन है, ये अपने पास ये है, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। 1,3 ब्यूटाडाइन को मैंने पढ़ाया था, 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूट का मतलब 4 इसमें ऐड कर दो। बेस वैल्यू कितनी है 217, से ट्रिक से पढ़ाई थी आपको, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, ठीक है 217। अब देखो इसके इंक्रीमेंट, ये और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये कार्बन से ये 2 लगे हुए ना, 4 लगे तो बोलो कितना जोड़ोगे 20। 237 है क्या ऑप्शन,
देना चाहिए था इसको। ये ऑप्शन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इसको सोल्व करके देता ना तो 237 ऑप्शन भी देता इसको, ताकि बहुत से गलत करते इसके। 237 ऑप्शन देता ना, बहुत गलत करते। अब देखो इस रिंग के सेंटर पे तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है क्या भाई? यहां पे तो इधर डबल बॉन्ड नहीं निकल रहा है क्या? और वो सिलेक्शन वाला ही है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का 5 और नहीं जोड़ोगे क्या? कितना बना? 200। आपके चेहरे कुछ और कह रहे हैं। हाँ नहीं, 242 कितना हो रहा है? कौन सा दे रखा है ना? 238 नहीं, 242 ही होगा इसका तो। भाई इस रिंग दे दी ना, रिंग का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना? और ये आपके सिलेक्शन में तो कौन सा हो जाएगा? 242। इसीलिए ऑब्जेक्शन लगा होगा इसका, राइट ऑफ 242। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो, प्राथमिक एमाइड, ये तो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्राथमिक एमाइड इसको कहते हैं CONH2। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है? P2O5। P2O5 निर्जलीय कारक है, तो ये ऑक्सीजन और H2 को रिमूव कर देगा और बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। बताओ ट्रिपल बॉन्ड का IR 2000 से अबव, 2500 से डाउन, 3300 OH का सिंगल हाइड्रोजन है, उसकी वो स्ट्रेचिंग है, ठीक है, तो सीधा से मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये तो इजी है। नेक्स्ट आया स्पेक्ट्रो इमिडोकार्बोनिल, तो 1680 से लेकर के 1850 वाली रेंज का कोई भी ऑप्शन दिख रहा है तो पहले वो करना है, और उसमें भी 2-4 मिल जाए तो फिर और ज्यादा सोचना है, ठीक है। तो 1680 से लेकर के 1850 के बीच में कोई है क्या? सारे ही है, तो ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखो 1710 वाला था, एल्डिहाइड वाला पार्ट है कि नहीं है? अब देखो एमिडो कार्बोनिल है, तो ये CONH2 इसकी बात कर रहा है। तो आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी मैंने, हाइड्रा ऐसे आया कि अरविंद केजरीवाल को नानी याद है आई, सबसे लास्ट में ये, सबसे लास्ट का मतलब ये 1650 है ना, वो एनहाइड्राइड बोला तो सबसे टॉप पे, और ये सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में कहीं 1600 वाला है क्या? ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एल्डिहाइड और कीटोन का है ना, एकदम एग्जैक्ट याद कर लेना, एग्जैक्ट। 1710 तो शायद एल्डिहाइड का है, और 1725 किसका है? 15 या 1725 के, हाँ एल्डिहाइड का 1725 और कीटोन का 1710, एग्जैक्ट, ये याद कर लेना दो, ठीक। नेक्स्ट, अब ये तो थोड़ा सा पीजी लेवल का सा प्रश्न है, नहीं आया? इजी है, ये तो बहुत इजी है, ये इसको मैंने जानबूझ के 2 बार तो दे दिया, शायद हो सकता है आपके 2 टेस्ट सीरीज हो चले तो तीसरी बार हो रहा जाए। ये इतनी बार आ गया कि अब तक तो इसके उत्तर भी याद हो जाने चाहिए थे, नहीं समझ में आए तो भी, समझ में नहीं आया ना, उत्तर याद हो। कितने उत्तर है? 252 वाला ये प्रश्न है, इसे याद कर लो, ठीक है, आप समझ लो कुछ भी नहीं है ज्यादा। देखो अपने पास सिलेक्शन की बात करूं तो सिलेक्शन ये यहां से यहां तक है ना, 1 2 3 4 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन का बेस वैल्यू 217, और यहां तक कोई खतरा नहीं है पढ़ने में। देखो ये और ये रिंग रेजिड्यू है कि नहीं है, तो 5 और 5 10 रिंग रेजिड्यू जोड़ लिया। इसके सेंटर में बेटा तो इसका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं है? इसके सेंटर बेटा इसका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं है? 10 क्या हो गए? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गए। अब देखो ये जो बीच में जोड़ा है ना रिंग स्टेन, ये रिंग स्टेन, ये 15 इसका अलग से इंक्रीमेंट है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है ये LSB बेस का, ठीक है। अब जोड़ो ये एक्स्ट्रा रिंग स्टेन का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होता है, बैठ गया क्या? 252। और जरा सोचो ऐसे पर्सन कॉपी पेस्ट है ना, तो कितना तो समय बचाएगा और कितना हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा, क्योंकि दावे के साथ कह रहा हूं जिसने पढ़ा ना उसी का सही जाएगा ये, या तुक्का कोई बहुत ज्यादा लक्की हो तो तुक्का लग जाए, वरना तो नहीं लगेगा इसका। तो
और वैसे सी ऑप्शन हो रहा है अपना फेवरेट। ठीक है, दी गई संरचना के लिए लैम्डा मैक्स की गणना कीजिए। रहने दो, स्किप कर दो या पढ़ाऊं? पढ़ा देता हूं, जब आया है किसी ने ऑब्जेक्शन दिया, सेकंड में निकाल देता हूं। अल्फा बीटा बेस वैल्यू बताओ कितनी? 215। यहां से लेकर के सिलेक्शन अपना कहां तक? यहां तक ही जाएगा ना। तो देखो अल्फा पे नहीं है, बीटा पे 1 और 2, तो 12 दोनों 24 इंक्रीमेंट पे 1 का 12 होता है, 12 दोनों 24। और कोई इसमें बैठोगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया ना इसका। अब कोई ये सोचेगा सर यहां तक ये तो इसमें डबल बॉन्ड कौन से, इस कार्बन का तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनेगा। 5 और जोड़ दो उसको, 4 4 2। हाँ जी ठीक है। रिंग को देखो, आगे बढ़ो, सबसे छोटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब 1 का ज्यादा, 2 का कम, 3 का उससे भी कम। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पूछे चाहे किसका पूछे, आप सब तो ये याद करना आपको। डन। रिंग पहले देखनी है, और रिंग के बाद क्या देखना है? रेजोनेंस। यदि रेजोनेंस है तो कम, क्रॉस रेजोनेंस है तो ज्यादा। बस बात खत्म, शॉर्ट एंड स्वीट। अब ये कहते कि सर ये पहले पढ़ा देते तो शायद हो सकता है टेस्ट सीरीज में हमारे 5-5 10-10 नंबर ज्यादा आते हैं। तो हर एक चीज का से निश्चित समय होता है, सीधा याद कर लेना। ये बीच में बराबर चिन्ह आएंगे, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, पेपर में भी बराबर लगेगा। इसका मान पूछा गया है चुंबकीय आघूर्ण का। वो था ना वो कि G√J+1, उसका सॉल्यूशन है ये J+1। भाई ये क्या होता है, एक चीज बताऊं मैं आपको, इसका तो एक नया प्रश्न और तैयार करो। जब यहां पढ़ रहे हो ना तो इसका एक नया प्रश्न और तैयार करो, बाद में मिला लेना आपके पेपर से। पहले इधर देख लो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। संक्रमण तत्व के चुंबकीय आघूर्ण, संक्रमण तत्व तो बोला नहीं चाहिए था, आंतरिक शब्द लिखो यहां, आंतरिक। कि संक्रमण तत्व तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तो दर्शाते ही नहीं है ना। ठीक है, अब देखो इसको यूं समझो, टोटल चुंबकीय आघूर्ण है वो μL प्लस, सॉरी μS लिख देता हूं पहले, μS प्लस μL। स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों के साथ है, स्पिन प्लस ऑर्बिटल। अब देखो S वाले में तो आप जानते हो √n+2 ऐसे पढ़ते हो आप लोग, और इसका √L+1 होता है ऐसा। तो अब देखो इसका एक सॉल्यूशन, और मैं इस पे नहीं जा रहा हूं ना उस पे जा रहा हूं। मुझे ये बताओ आपकी किसी एग्जाम में ऐसा आ जाए संक्रमण, तो μS बराबर √4SS+1 ये आ जाए, तो आप छोड़ के आओगे गलत करके, सही करके आओगे। सही है ये जो आप पढ़ते हो ना इसका, इसको तो हटाओ, इसका मान पढ़ते हो ना μS बराबर √n+2, इसका सॉल्यूशन ये है। अब आपको सर ऐसे कैसे, देखो n है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन में देखो आप किसी कक्षा के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है। तो n इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन n/2 हुआ कि नहीं हुआ। वो खुद पड़ गया, बात समझ में आई। अब देखो n बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 2s। इस n की जगह 2s लिख सकता हूं ना, ये 2s रख करके फिर ये बना है, आप समझ गए। तो कल को अपन पढ़ के तो ये जाहिर अगले वाला प्रश्न पूछ ले चुंबकीय आघूर्ण का ज्ञात करने का सूत्र ये है केवल चक्रण, तो अपन तो चक्री खाते रहेंगे। एक ऑप्शन अगले वाला ये भी देगा साथ में, ये एक ऑप्शन ये भी देगा, एक ऑप्शन तो ये देगा और एक ऑप्शन ये देगा। तो फिर अपन क्या करेंगे कि यार पढ़े तो एन आड़ो ही हो, है ना। आपने याद रख हम दिक्कत होगी, ये 2 तो हो यार, केवल एक ही है, यो तो नहीं हो, है ना। तो फिर अपन करके बोले बोल बजरंगबली की जय, ये लगा के आ जाएंगे। बजरंगबली क्या करेगा बेचारा, है ना। तो इसका याद रख लेना, ये इसको ऐसे सोल्व किया जाता है, एक अलग रूप दे दिया गया। तो इसमें थोड़ा सा याद रख लेना, ये तो स्पिन वाले के लिए है और ये किसके लिए है, कक्षक वाले के लिए। ओके, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ जी, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, कैल्शियम सल्फेट है। देखो इसको ऐसे पढ़ने का तरीका बताऊं, देखो इसको, ये बहुत बड़ा लेंदी टाइप का आ जाए ना, तो इधर से पढ़ना शुरू कर दो। बोलो सफेदी के रूप में कौन काम आता है, बुझावा चूना। ठीक है, बुझावा चूना कहाँ गया, ये
बी में 4, देखो बी में 4 ये आ रहा है, 3 आ रहा है, बी में 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब इससे तो सोल्व नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले कागज बनाने में देखो कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, चूना आ रहा है और कैल्शियम सल्फेट आ रहा है। अपने को नहीं पता, छोड़ो उसको, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं जा रहा है। कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाने में निर्माण, देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 और कास्टिक सोडा होता है NaOH। NaOH से इसको बनाएगा तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? कोई ना कोई कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी तो कहीं कार्बोनेट दिखाई दे रहा है क्या आपको? कहां दिखाई दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। बैठ रहा है, इसे तुक्का लग रहा है? मेरे हिसाब से बैठ रहा है। सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं, तो उत्तर रटे हुए हैं, मैं तो देख के आया हूं थोड़ी देर पहले, तो लगा दूंगा टिकाटिक। पर आप एग्जाम में इसको कैसे सोल्व करोगे वो देखो तरीका। इतना सा बैठ गया। अब देखो दंत चिकित्सा और अलंकरण कार्य, अलंकरण मतलब थोड़ा सा वो चमक दमक वाला कार्य है ना। अलंकरण निर्माण कार्य से जुड़ा वाला, निर्माण कार्य से देखो जिप्सम होता है या फिर क्या होता है? पीओपी होता है। जिप्सम और पीओपी का कहीं कोई आ रहा है क्या? कहीं आ रहा है क्या? चलो इससे बैठ गया कि पहले तो जरा देखो ए में 2 ये बैठ गए क्या? ये बैठ ही गया ना अभी तक। ठीक है, क्या चीज? 2 नंबर उत्तर है। ए में 3 कागज बनाने में चूना, चल ठीक है। सी में 2, सी का 2 कौन सा? कास्टिक सोडा से कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण में, ये तो इसी का पार्ट है भाई। ये थोड़ा सा ऑप्शन भी गड़बड़ है ना जमा नहीं है। डी कैल्शियम सल्फेट ये अलंकरणकारी, ये तो चलो सेट हो गया, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। जिप्सम है, जिप्सम का पार्ट होता है कैल्शियम सल्फेट। बट देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये यदि पर्सन आया है ना तो भी स्टार लगने वाली सी स्थिति में आ गया। क्योंकि देखो इसमें ना एक्चुअली चूने से पहले कैल्शियम, भाई इसको गर्म करोगे तो चूने में कन्वर्ट होगा, तो ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। अलंकरण किसमें? नहीं, चूना तो आता है, बट चूना बनता किससे? कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो भी चूना वो बन जाएगा ना इसमें, क्योंकि ये इसी का पार्ट आ गया फ्यूचर पे। हाँ प्रोसेस में यूज करते हैं, बट थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें। कारण बताओ, वहां उत्तर तो वही जाना है, बट इसमें ध्यान ये रखना कि ये जो ये है ना चूना पत्थर को गर्म करोगे तो लास्ट में बनना क्या है? चूना। भाई इसके अंदर नाम, ये प्रोसेस के दौरान आप ये चूना यूज कर सकते हो, बट लेते चूना पत्थर ही है, क्योंकि इसके अंदर गर्म करोगे ना तो ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। हालांकि ये अलंकरण में भी कौन सा बैठ रहा है? ए बैठ रहा है क्या? यार मामला तो थोड़ा टिपिकल है, फिर तो इसको सीधा याद करो, और तो क्या करे भाई, बैठ नहीं रहा है उतना दमदार। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसके साथ ऐसे देख लेना। नेक्स्ट, ये वापस वही आ गया क्या? 3 4 5। नेक्स्ट, ये तो वही क्या हो गया? ये तो पढ़ावा से। और ये निम्नलिखित कौन सी आवृत्ति एरोमेटिक बोले कि हाँ भाई ये थोड़ा सा याद करना। एकल बंद के सापेक्ष आ गया, तो एकल बंद में देखो आपको एक चीज पढ़ा रखी है, आपको याद करनी चाहिए या याद रहनी चाहिए आपके। एकल बंद के सापेक्ष में यदि आप पढ़ा हो तो आपने इसे पढ़ रखा होगा कि जैसे मान लीजिए IR की जो रेंज होती है ना, IR की रेंज वो आप पढ़ते हो 900 समथिंग से लेकर के कहां तक? 4000 तक। ये तो 663 से पढ़ते, 663 से लेकर के 4000 तक ये तो पढ़ते हो। तो शुरुआत वाली है ना वो कौन सी होती है? एकल बंद के सापेक्ष होती है। उसके बाद 1680 पर तो कार्बोनाइल कार्बन और इससे डाउन वाली अन्य एल्किन वाली होती है। 1680 के बाद 1800 से 2000 के बीच में गैप होता है। 2000 से लेकर के 2400-2500 तक ट्रिपल बॉन्ड होता है, और 2500 के आगे फिर OH वाली स्ट्रेचिंग एंड C ट्रिपल बॉन्ड H, C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH वाली स्ट्रेचिंग वो आती है ना भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो इधर 3334 वाली यही तो है ना कि OH के साथ ये स्ट्रेचिंग, C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ ये स्ट्रेचिंग, C डबल बॉन्ड C के साथ ये स्ट्रेचिंग, ये तो आती है। NH2 की स्ट्रेचिंग, NH2 में NH इसकी स्ट्रेचिंग ये आती है 3300 वाली पार्ट में। तो ये एकल बंद का सापेक्ष तो सबसे डाउन वाला है। सबसे डाउन वाला कौन सा रहा? देखो 1500 1600, ये डबल बॉन्ड वाली रेंज है। ठीक है, और ये एकल बंद की है,
वो कौन सा है? रिंग के साथ एकलबंध है। रिंग के साथ एकलबंध है तो शायद ये आंसर है। यही है क्या? 650 वाला। नेक्स्ट, ये पढ़ा नहीं पढ़ा। दी गई संरचना के लिए लेमडा मैक्स किस में उपस्थित है? एथेनॉल में उपस्थित है। की गणना कीजिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, तो बेस वैल्यू कितनी बताओ? 215। 1 2, ये तो काउंट ही नहीं होगा। 2 का देखो अल्फा बीटा 12 दोनों 24, 9 3 2 239 है क्या कहीं? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे इसका मतलब तो निम्नलिखित से कौन सी प्रकृति अनपचायी शर्करा है? पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड के अंदर कौन सा? सुक्रोज। मोनोसेकेराइड सारे अपचायिक प्रकृति के होते हैं। तो सेलुलोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, ये नहीं है। तो ए बी डी कहीं है क्या? ए बी डी। थोड़ा फास्ट पढ़ा दूं। नेक्स्ट देखो, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों के चुंबकीय गुणधर्म कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। भाई ये प्रोटीन अम्ल और एंजाइम जल अपठन पर देती हैं एल एमिनो अम्ल। इसको याद करने का तरीका, ग्लूकोज डी होता है, एमिनो अम्ल एल होते हैं, ऐसे याद रख लो। ग्लूकोज में ज्यादातर कौन से होते हैं? डी होते हैं। तो उसके अंदर कौन सा होता है? एमिनो अम्ल में एल। एमिनो अम्ल के बढ़िया वाला पर्सन अब याद आ रहा है मुझे, ये बहुत शानदार पर्सन है। इसके बहुत ऑब्जेक्शन है, लोग पढ़ते नहीं, उससे पहले ऑब्जेक्शन देते हैं इसके। क्या पूछा? एमिनो पूछा है, इमिनो पूछा है? इमिनो। इसका मतलब कौन सा एमीन है? सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन के लिए कौन सा होगा बताओ? प्रोलीन। एकमात्र ऐसा एमिनो अम्ल जो सेकेंडरी है। 3 ऐसे सल्फर वाले भी पढ़ा रखे आपको, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथायोनिन, ठीक है। और एक ऐसा भी है जिसका एल न होकर के डी वाला है, सेरीन। सेरीन, सेरीन में क्या होता है? वो एस एच, सॉरी सिस्टीन ही है, एस एच उसी में तो है। सिस्टीन, सिस्टीन के अंदर क्या हो जाएगा? एस एच लगा हुआ है, तो उसकी नंबरिंग करोगे ना आप, तो वो डी के एल के बजाय क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना उसका। नेक्स्ट, थाइमिन क्षारक है, ये तो सीधा रटना पड़ेगा भाई, सीधा सीधा रटना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। यही है क्या? तीसरा शायद है ना? और थाइमिन है क्या? 5 मेथिल यूरेसिल, 5 कर 5 मेथिल, ये नहीं है तब तो कौन सा आ जाएगा? यूरेसिल। भाई ये तो है यूरेसिल, और ये कौन सा हो जाएगा? थाइमिन। ये तो काफी चर्चित पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा गोलिकागार प्रोटीन है? बहुत बार आ रहा, बहुत बार आ रहा, बताओ कौन सा? इंसुलिन। मायोसिन कैसी है? मांसपेशियों में पाई जाती है ना। एमाइलोज पानी में घुलनशील होता है। एमाइलोज होता है, एमिलोपेक्टिन होता है? हाँ, प्रोटीन के सॉरी स्टार्च के 2 भाग होते हैं। 15 से 20% वाला भाग तो होता है एमाइलोज, और 80% लगभग वाला भाग कौन सा होता है? एमिलोपेक्टिन, ठीक है। यहाँ तक एमाइलोज जल में घुलनशील होता है, एमिलोपेक्टिन बायोलॉजी से पढ़ लेना, पेक्टिन है, लिग्निन है, वो जल प्रतिकर्षी होते हैं। तो ये जल में अघुलनशील न होकर के क्या होता है? घुलनशील होता है। स्टेटमेंट गलत है। एमाइलोज एक लंबी श्रृंखला रेखीय बिल्कुल है, जिसमें 200 से अधिक ग्लूकोज इकाई होती है, बात सही है। पहले गलत है, दूसरी सही है, जो भी उत्तर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे देश में ये आर्सेनिक ही है, भूजल का विषय 3 या 4 बार आया, PYQ। पानी का सबसे विषैला तत्व तो कौन सा है? आर्सेनिक है। मायोग्लोबिन में आयरन की चक्रण अवस्था और ऑक्सीजन अवस्था बताओ। उच्च चक्रण या निम्न चक्रण? ये सारे हाई स्पिन होते हैं, 2+ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडेनोसाइन संरचना, देखो इसको तो सीधा रटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, और ये बायो में भी आपके काम का आएगा। कौन सा आ जाएगा? राइबोज, 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 ये वाला, ये वाला, ये वाला रट्टा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। कौन से विटामिन की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी उत्पन्न होती है? बताओ। ई से। जनन क्षमता में कमी, कौन सा विटामिन की डिफिशियंसी? ई से, है ना। बालू का झड़ना, एस, ठीक है। या ये रिसेंटली एक आया था विटामिन B3, पेलेग्रा, है ना, ठीक है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल स्वापक है या अस्वापक है? कोई लेना पसंद नहीं करता इनको, इसलिए क्या है? अस्वापक है, जबकि भाई साहब ने क्या लिखा है? स्वापक, मतलब गलत है। नॉन नार्कोटिक है, जबकि नॉन नार्कोटिक होती है। मॉर्फिन और हेरोइन स्वापक है, जबकि क्या कर रहा है? पीड़ा रही है, बिल्कुल है, बट नॉन नार्कोटिक नहीं होती, नार्कोटिक होती है, तो है ना,
तो ये उल्टा पुल्टा लिख दिया जानबूझ के, तो इसका मतलब दोनों ही मामले गलत है। इसके थोड़ा ध्यान रख लेना। इन दोनों में से मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, इनमें से ध्यान रखो जनक वाला कौन सा है? मॉर्फिन। 2 मिनट। हाँ ठीक है। उसके बाद कौन सा प्रति औषधक? एंटी डिप्रेशन वाला है पक्का। और फिल्जिमर, इप्रोनाइज और सेल्वरसेन? इप्रोनाइजिड, ये तो एंटीबायोटिक में जा रहे हैं। ये तो फिल्जिन, इप्रोनाइजिड, फिल्जिन, इक्विनिल, ये तो अति तनाव के रूप में काम आता है। हाँ ये फिल्जिल, इप्रोनाइजिड, इनमें से कौन सी प्रति अवसादक? ये शायद ऐसा हो सकता है प्रति अवसादक नहीं है। हाँ प्रति अवसादक नहीं है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये सिल्वर से तब होगा, अदर देन नहीं होगा। हाँ ये तो सारी है, ये तो सारी इप्रोनाइजिड, फिल्जिन, इक्विनिल, तभी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। हाँ जी। पॉलीस्टाइरीन किसका एक उदाहरण है? पॉलीस्टाइरीन, पॉलिएस्टर तो ऐसा होता है, पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक है। और अच्छा अलर्ट करवा के लिखवाया हुआ आपको, ये टीवी और वो फ्रिज का डोर है ना, वो बनाने के काम आता है। नेक्स्ट वोल्फ्रामाइट, ये सीधे से मतलब ये मामा जी टाइप का पर्सन है ना। ये वो होता है टंगस्टन और आयरन का ऑक्साइड होता है, इस प्रकार का। नेक्स्ट वैद्युत प्रक्रम किसके उपयोग निष्कर्षण में किया जाता है? वैद्युत रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है? तो देखो वैद्युत रासायनिक प्रक्रम, लेड, चांदी, सोडियम, किसके निष्कर्षण में? देखो सोडियम का तो निष्कर्षण अपन कर ही नहीं रहे, और सीसा भी नहीं कर रहे, लोहा भी नहीं कर रहे, चांदी। वैद्युत रासायनिक प्रक्रम में तो फिर तो सोडियम ही आएगा भाई। चांदी हालांकि करते तो इसमें भी है, ये तो मैकआर्थर साइनाइड प्रक्रम से आता है। वैद्युत रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है? तो 16वीं विधि वो होता है ना, उसके अंदर जैसे NaCl का वैद्युत अपघटन करके करते हो, तो सोडियम में निष्कर्षण ही होगा इसमें तो। नेक्स्ट निम्न किस इसका साधन जाग प्रवण विधि द्वारा? ये तो बहुत नॉर्मल बात हो गई। सल्फाइड के लेना PbS, ठीक है। उसके बाद BrO3 प्लस F2 ऑक्सीकरण अवस्था, ये अपना है ही नहीं शायद मेरे हिसाब से, तो मनीष सर का, फिर भी पढ़ दे, चलो आ गया तो पढ़ लेते हैं। Br3O8 में अंतस्थ टर्मिनल ब्रोमीन परमाणु +6 ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होते हैं, जबकि मध्य ब्रोमीन +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर बना लेना, Br और Br, ठीक है। इसके डबल बॉन्ड O और कितने टोटल ऑक्सीजन? यही तो होता है। तो बीच वाले तो ये दोनों जाएंगे तो प्लस के 4 आ गए, ये प्लस के 6 आ गए, ठीक है। S4O62 में दूरस्थ सल्फरों में से प्रत्येक की 5 अवस्था होते हैं, तो मध्यस्थ 0 ऑक्सीजन अवस्था में होते हैं सल्फर। ये वो पॉलीथायोनिक वाले हैं, ये S और S। कितने ऑक्सीजन है इसके? 6। डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ऐसे होता है पॉलीथायोनिक, ठीक है। वैसे इसको 1 2 3 4 ये टेट्राथायोनिक एसिड का पार्ट है। तो इसमें दूरस्थ सल्फरों के प्रत्येक की ऑक्सीजन अवस्था प्लस के 5, 2 और 2 4 और 1 5, प्लस की 5 है, प्लस की 5 है, यहाँ तक ठीक है। तथा 2 मध्यस्थ की 0, इनकी 0, बिल्कुल 0 ऑक्सीजन अवस्था, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। Fe3O4 में सभी Fe समान ऑक्सीजन नहीं होते भाई, इसका सीधा सा माइनस के 8 है, तो इसके 2 तो प्लस के 3 दोनों 6, 2 तो प्लस के 3 होंगे, तो प्लस का 2 होगा, तो ये गलत है। इसका मतलब पहला और दूसरा कहाँ? ये वो मनीष सर वाला क्वेश्चन आ गया इसके बीच में, गुएनिन है, सीधा रटना है। उसके बाद नेक्स्ट सेतुकार आयतन सेतु टर्मिनल, तो अपने वो 1680 से वाले वो रेंज देख लो कहीं है क्या? 1680 से लेकर के
1600 से लेकर के 1850 के बीच वाली रेंज देख लो, तो 1850 के 1600 यही रेंज आएगी। और देखो कार्बोनिल में है, कार्बोनिल वाला तो CO के साथ है, CO के साथ वो 1715 और 1725 के आसपास वाली रेंज आती है, तो यही बनेगा भाई। एल्डिहाइड कीटोन का है तो पार्ट है ये, का रंग होता है। तो देखो कॉपर का ऑक्सीजन अवस्था निकालोगे तो कॉपर यहाँ पर प्लस में है, 2 क्लोरीन जाएंगे 2 प्लस में आएंगे, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D10 4s1, ये तो होता है प्लस होने D10 आता है। तो बताओ रंग कैसा होना चाहिए, आप ही बताओ, कलर ऐसी होगा इतनी सिदम। और अभी और बच गए क्या, ये लास्ट ही है, चल जाएगा ये काम। तो बताओ जी इसके इधर शुष्क बैटरियों में लगा दो सीधा सीधा, बताओ आपको हो तो। और पॉलीएथिलीन जिगलेनाटा आप वाला आ रहा था, जिंक वाला, ठीक है। उसके बाद निकिल कहां आ रहा है, बेंजीन का बहुलकीकरण, ठीक है। और एक वाकर प्रोसेस में PD वाला कहीं देखा है क्या आपने, ये लिखा, ये वाला हो जाएगा। ओके, इति सिदम, थैंक यू।